हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमारे टॉपिक है उसको हम लोग यहाँ पर में डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों में से कई सारे लोग हैं जिन लोगों को मार्जिनलाइजेशन, स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ऊपर में दिक्कत आती है। साथ ही साथ फ्रेंड्स कई सारे ऐसे टॉपिक्स है जो मिसलेनियस है और आप लोगों का उसको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, उनको मैं यहाँ पर मैं रिवाइज करवाना चाह रहा हूँ। तो ये क्लास आप लोगों की पेड ऐप में और यूट्यूब के ऊपर में दोनों में एक साथ लाइव जा रही है। आप लोग जहां भी देख रहे हो आप सभी लोगों का स्वागत है। और मैं यहाँ पर मैं पेड में जितने भी बच्चे हैं उन लोगों के भी मैं कमेंट्स यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है। और रितु जी एक बार आप जो है मैं यहाँ पर मैं आपका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और टीम को मैंने फॉरवर्ड कर दिया है यहाँ से कि आपको अगर कल की टेस्ट नहीं मिली थी तो वो आपसे कनेक्ट करके कर लेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आपको पता है कि पेड क्लास के अंदर में आप लोगों को एक स्पेशल एक्सेस मिलता है, तो वो आपके लिए हेल्प कर देंगे वो। ठीक है, चलिए ठीक है, मैंने यहाँ पर मैं भेज दिया है टीम को। ओके, चलिए तो सभी को गुड इवनिंग। चलिए ज्यादा समय नहीं है हमारे पास में, तो जल्दी से हम लोग यहाँ पर में हमारे सेशन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि हमारे जो आज का सेशन है हमारा, ठीक है, उस सेशन के अंदर में हम लोग काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखने वाले हैं। जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट को हम लोग जल्दी से क्वेश्चंस की मदद से करेंगे। सफलता हमारे छोटे छोटे प्रयासों का ही नतीजा होती है। तो छोटे छोटे प्रयास आप देख रहे होंगे कि कंटिन्यूअसली मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। हर एक चीज, हर एक संभव चीज जो आप लोगों के लिए की जा सकती है वो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। तो आप लोगों से मैं ये अपेक्षा रखता हूँ कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा जो है फ्रेंड्स, जितने भी लोग यूट्यूब पे भी देख रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले तो पेड वाले बच्चों का एक बार धन्यवाद कर दीजिए जिन्होंने ये परमिशन दी कि जो है ये क्लास को यूट्यूब पे भी लाइव की जा सकती है। ठीक है, तो एक बार प्लीज मैं चाहूंगा, देखो धन्यवाद करने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर में यही होता है कि यार एक दूसरे के प्रति जो है ये एक आपको पता है फिनलैंड सबसे ज्यादा खुशहाल देश इसीलिए क्योंकि वहां पर में सारे लोग मिलजुल कर रहते हैं, मिलजुल कर सारी की सारी चीजें होती है। तो एक थैंक्स जो है वो बनता है पेड वाले हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी, जिन्होंने परमिशन दी कि यूट्यूब के ऊपर में भी लाइव किया जा सके। चलिए थैंक यू बोल रहे हैं सारे लोग यूट्यूब के ऊपर में, जैसे मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो आप लोग जो है फ्रेंड्स जल्दी जल्दी से इस क्वेश्चन को देखिए। विधानसभा के सदस्यों को ब्लैंक किसके द्वारा चुना जाता है? ठीक है, तो विधानसभा के सदस्य डायरेक्टली आप लोग देख सकते हो यहाँ पर में आंसर क्या होगा आप लोगों का। तो विधानसभा के जो सदस्य है इनको चुना जाता है फ्रेंड्स लोगों के द्वारा। एक्चुअल में क्या होता है ना कि विधानसभा के जो लोग हैं, ठीक है, जैसे ये वोटर्स है, ये हम लोग हैं, ठीक है, वोटर्स लोग, हम क्या करते हैं, हम विधानसभा के सदस्यों को, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के सदस्यों को चुनते हैं। जिस भी पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान ले लीजिए, जिस पार्टी को सबसे ज्यादा लोग चुनकर आते हैं, जिस पार्टी के सबसे ज्यादा विधायक चुनकर आते हैं, वो पार्टी के एमएलए अपना नेता चुनते हैं, चीफ मिनिस्टर को चुनते हैं। तो चीफ मिनिस्टर को चुनता कौन है, चुनाव कौन करता है चीफ मिनिस्टर का? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चीफ मिनिस्टर का चुनाव कौन करता है? तो चीफ मिनिस्टर का चुनाव करता है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों का ये होता है, ये करते हैं जो पार्टी को, जिस पार्टी को बहुमत मिला है, जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा एमएलए आए हैं चुनकर, जिसके पास सबसे ज्यादा विधायक है, हिंदी में इसको कहते हैं विधायक। ठीक है, विधायक। ओके, तो विधायक जिसके होते हैं उनको चुनता है। लेकिन चीफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट कौन करता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? अपॉइंटमेंट वो करता है गवर्नर, जिसको कहते हैं राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल, हर राज्य का एक राज्यपाल होता है और राज्यपाल की नियुक्ति करता है राज्य जो प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति। और अगर प्रेसिडेंट ऑप्शन में ना हो तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगा सकते हो। पहला प्रेफरेंस आपको देना है, ठीक है, प्रेसिडेंट को, दूसरा प्रेफरेंस देना है आपको राष्ट्रपति, केंद्र सरकार को। ये इसके बारे में मैं आगे में बताऊंगा आपको, लेकिन अभी फिलहाल में जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ पहले वो समझिए आप लोग क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ कि जब भी चुनाव होते हैं राज्य के अंदर में, ठीक है, तो राज्य के चुनाव के अंदर में जो विधायक है उनको चुनती है जनता। फिर जिसके पास ज्यादा विधायक होते हैं वो अपना मुख्यमंत्री चुनते हैं और उसी व्यक्ति को अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंटमेंट वाला बटन राज्यपाल के पास में है। ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर और उसके जो मंत्री लोग होते हैं, जो उसके मंत्री है, उसके मंत्रिमंडल के अंदर में जो लोग होंगे चंगू मंगू उसके, उनकी नियुक्ति भी कौन करता है? उनकी नियुक्ति या अपॉइंटमेंट राज्यपाल करता है। अपॉइंटमेंट का जो बटन है वो राज्यपाल के पास में ही है। चुनता मुख्यमंत्री है कि कौन कौन मंत्री बनेगा, लेकिन अपॉइंटमेंट करेगा राज्यपाल। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स, विधानसभा के सदस्य, विधायक जो होते हैं वो जनता के द्वारा चुन के जाते हैं। विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं वो लोग और सरकार भी बनाते हैं, जिनके पास में जिनके पास ज्यादा बहुमत रहेगा वो चलाएंगे। अब देखिए कुछ विधायक ऐसे होते हैं जिनके पास में दोहरी दोहरी जो है जिम्मेदारी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि टीचिंग परीक्षा पार्टी, टीपीपी, टीचिंग परीक्षा पार्टी की सरकार बन गई। यहाँ पर में आप सभी लोग जो है विधायक बनकर आ गए। आप लोगों ने जो है यहाँ पर भी मेरे को मुख्यमंत्री चुन लिया अपना। आपने पहले चुना मुझे मुख्यमंत्री के रूप में, हमारा नेता कैसा हो, दानिश सर जैसा हो। ठीक है, आप लोगों ने चुन लिया मुझे। आप लोगों ने पहले चुना क्योंकि हमारे पास सबसे ज्यादा सीटें थी, आपने मुझे चुना। गवर्नर साहब ने मुझे मुख्यमंत्री के तौर पर अपॉइंट भी कर दिया।
मैंने आप लोगों में से कुछ लोगों को अलग अलग मंत्री परिषद दे दिया, जैसे कि यहाँ पर में अर्पिता घोषाल है, ठीक है, निकिता कुमारी है, शकील अहमद है, ठीक है, पुष्पा है, नेहा है, ठीक है, इन लोगों को मैंने मान लीजिए अलग अलग पोर्टफोलियो दे दिया, अलग अलग जो है मंत्रिमंडल दे दिया। तो आप लोगों के पास में दोहरी भूमिका है, आप विधायक भी है और मंत्री भी है। तो कुछ विधायकों के पास में दोहरी जिम्मेदारी होती है, ठीक है, आरोहा है, ठीक है, अर्पिता आजमी, सभी लोग हैं यहाँ पर में। तो इन लोगों के पास में दोहरी भूमिका है, ये विधायक भी है और मंत्री भी है। तो कुछ विधायक दोहरी भूमिका में होते हैं, क्या बात नहीं मानते हो आप लोग? ठीक है, दोहरी भूमिका में होते हैं, विधायक भी है और मंत्री भी है। विधायक और नहीं, कुछ विधायक, ठीक है, और मैं खुद भी विधायक हूं, तो विधायक भी हूं, मुख्यमंत्री भी हूं, ठीक है। चलिए, नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, कौन राज्य के प्रमुख की नियुक्ति करता है? राज्य के प्रमुख, हेड ऑफ द स्टेट की नियुक्ति कौन करता है? पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए हेड ऑफ द स्टेट कौन है, व्हाट, हु इज हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो देखिए, राज्य का प्रमुख जो होता है ना, किसी भी राज्य सरकार का राज्य का प्रमुख जो होता है वो होता है राज्यपाल, और राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट की ऑप्शन ना हो ऑप्शन में, ठीक है, प्रेसिडेंट का जो है यहाँ पर में ऑप्शन ना हो, तो दूसरा प्रेफरेंस आपको देना है केंद्र सरकार को, ठीक है। किसको देना है? केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है। अगर राष्ट्रपति ऑप्शन में होता, राज्य का प्रमुख कौन है? राज्यपाल है, राज्यपाल। किसी भी राज्य का सबसे बड़ा जो है व्यक्ति राज्यपाल माना जाता है, राज्य का पहला नागरिक भी उसी को मानते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति करते हैं, अगर राष्ट्रपति ऑप्शन में ना हो तो केंद्र सरकार लगाना है आपने। ये एक प्रक्रिया है, पिछले जो है फ्रेंड 14 साल से जो सीटेट के पेपर्स हो रहे हैं ना, उनके अंदर में यही कन्वेक्शन रहा है कि अगर राष्ट्रपति रहा तो राष्ट्रपति लगानी है, अदरवाइज नहीं तो आप लोगों ने केंद्र सरकार ऑप्शन लगाना है। ये बार बार ऐसा ही देखने के लिए मिलता है आपको, ठीक है। तो राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है, राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है, ये जो राज्यपाल था हमारा कागज राज्यपाल भाई साहब, ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति ना हो तो केंद्र सरकार आप लोगों ने लगाना है ऑप्शन में, ठीक है, समझ गए आप लोग? तो आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, केंद्र सरकार, क्योंकि राष्ट्रपति या ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था। तो आप लोगों ने आंसर भी लगा रहे हो बढ़िया से। तो अपॉइंटमेंट कौन करता है? गवर्नर की, राष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति ना हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट आप लोग ऑप्शन लगाओगे। राष्ट्रपति जो है हेड ऑफ द स्टेट होता है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी नियुक्ति करती है राष्ट्रपति के द्वारा। राज्य सरकार संविधान के नियमों के अनुसार चल रही हो, ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी राज्यपाल की है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। चलिए, तो ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। ओके, चलिए, क्लास के अंदर में मैं ऐप में भी देख पा रहा हूँ काफी सारे बच्चे जो आंसर कर रहे हैं यहाँ पर में। संविधान, ठीक है, अंतरात्मा किसे कहते हैं? देखिए, संविधान की अंतरात्मा अगर आप लोगों से पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसको कहा गया है, तो ये आपके फंडामेंटल राइट्स वाले पार्ट को कहा गया है। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो संविधान की अंतरात्मा किसको कहा जाता है, ठीक है? तो कंसाइंस ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्वेश्चन बनता है। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज उस क्वेश्चन को भी डाल दिया जाए, ठीक है। कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सीटेट के अंदर में ऑलरेडी आ चुका है क्वेश्चन ये आपका, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स वाले पार्ट को कहा जाता है, ये याद रखना है, कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान की अंतरात्मा, ये एनसीईआरटी में दिया है। राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? देखो, अपॉइंट बोल रहा है, चुनाव नहीं बोला है, अपॉइंट कौन करता है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि अपॉइंट कौन करता है उनको। देखिए, तो अपॉइंटमेंट वाला बटन किसके पास है? अभी आप देखो, आपने मेरे को चुना था चीफ मिनिस्टर के तौर पर, बट मेरी नियुक्ति गवर्नर ने की। फिर मैंने आप लोगों में से कुछ विधायकों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया, किसी को फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया, किसी को एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया, वगैरह वगैरह। बट इनकी नियुक्ति कौन करेगा? इनकी नियुक्ति वाला बटन जो है गवर्नर के पास में ही, गवर्नर करेगा। मैं तो सिर्फ चुन के लिस्ट बना के नाम भेज दूंगा कि भाई इसको 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 बना दो, लिस्ट इसको भेज दूंगा, ये आपको कर देंगे अपॉइंट, ठीक है। चलिए, तो राज्यपाल, राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। नियुक्ति, अगर पूछा जाए कि मुख्यमंत्री को चुनता कौन है, तो राज्य में बहुमत प्राप्त जो पार्टी होती है उनके एमएलएज, लेकिन नियुक्ति का बटन गवर्नर के पास में है। ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जाएगा आप लोगों से। लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे फ्रेंड, जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं और जो लोग ऐप पर देख रहे हैं वो लोग भी आंसर्स करते रह रहे हैं। यहाँ पर मैं कंटिन्यूअसली आप लोगों की तरफ में भी देख रहा हूँ, ठीक है। चलिए, नाउ फ्रेंड, राज्य के कार्यकारी भाग में कौन शामिल है? एग्जीक्यूटिव पार्ट। देखो, एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है आपका जो कानून को लागू करते हैं, ठीक है। जो विधायक होते हैं ना, वो विधायिका का पार्ट होते हैं, लेजिस्लेचर का, ठीक है। तो मुख्यमंत्री और राज्य के मंत्री, ये लोग मिलकर बनाते हैं विधायिका, और जो विधायक लोग होते हैं, जो एमएलए, सारे के सारे एमएलए, वो बनाते हैं विधानसभा का पार्ट, बनते हैं वो लोग विधानसभा का। और विधानसभा कानून बनाने वाली संस्था है, ठीक है, वो विधायिका का पार्ट बनते हैं। ये लिख देता हूं मैं आपको, विधायिका,
हमारे भारत के अंदर में 3 अंग होते हैं ना किसी भी सरकार के, विधायिका, ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो जो कानून बनाने वाली संस्था है विधायिका, उसके पार्ट बनते हैं विधायक लोग, ठीक है, विधायक लोग विधायिका के पार्ट बनते हैं। बाकी जो मुख्यमंत्री और जो मंत्री लोग हैं वो एग्जीक्यूटिव होते हैं, कार्यकारी के भाग होते हैं, जो कानून विधायिका बनाती है उसको लागू करने का काम होता है। और न्यायपालिका का काम है आप लोगों का, ठीक है, उसको सही तरीके से जो है चल रहे हैं कि नहीं सब कुछ देखना। नजमा पटेल जी ऐप के ऊपर में बोल रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, आपको हमेशा कामयाब कर। थैंक यू वेरी मच नजमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यारे से कमेंट के लिए। और बाकी लोगों के लिए भी देखिए, जिन जिन लोगों की टेस्ट नहीं खुली थी, मैं ऐप के अंदर में जो भी पेड बच्चे मैं उन लोगों को भरोसा दिलाता हूँ कि आप लोगों को अभी थोड़ी देर के अंदर में ऐप के अंदर में आप लोगों के कोर्स के अंदर में एक बार फिर से डाल दी जाएंगी ऐप के अंदर में टेस्ट। तो प्लीज एक बार फिर से डाल देना इस क्लास के बाद में, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द स्टेट इज इंक्लूडेड गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर। तो गवर्नर, ठीक है, ये विधायिका का पार्ट भी है और एग्जीक्यूटिव का पार्ट भी है। गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर ये जो है कार्यकारी भाग में शामिल होते हैं राज्य के, ठीक है। चलिए, राज्यपाल को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ना दिया हो तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है, केंद्र सरकार। अच्छा, भारत का पहला नागरिक किसको कहा जाता है आप लोग बताइए, और राज्य का पहला नागरिक किसको कहा जाता है? जल्दी जल्दी से सभी लोग आंसर कर देंगे फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के आंसर्स यहाँ पर में आ जाएंगे। भारत का पहला नागरिक, ठीक है, और राज्य का पहला नागरिक किसको कहा जाता है? चलिए, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों को देखिए, आप लोग खुद से लिख रहे हो ना जब, ठीक है, तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। फर्स्ट सिटीजन जो है अगर भारत की बात की जाए तो राष्ट्रपति को कहा जाता है, और अगर राज्य की बात की जाए तो राज्यपाल को कहा जाता है, ठीक है। दिसंबर 2018 का सीटेट का पेपर हुआ था, सीटेट का, इसमें ये दोनों क्वेश्चन एक साथ पूछ लिए गए थे, दोनों क्वेश्चन एक साथ। तो आगे में भी पूछे जाने की संभावना है, तो प्लीज इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में कौन कौन है? सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा देखो, सार्वजनिक का मतलब होता है जनता के लिए, सरकारी, ठीक है। तो सरकारी सेवा प्रणाली, स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में कौन कौन है? तो देखो, जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं वो पब्लिक सेक्टर में नहीं आते ना, वो प्राइवेट है, तो ये इसको काट दो। ये समझा गया? बस मेरे को इतनी बात बताओ, आगे की बात बाद में करेंगे, पहले ये बताओ ये समझा गया, ठीक है। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के देखिए यहाँ पर मैं आंसर्स मेरे पास में आने स्टार्ट हो गए आप लोगों के, सभी लोगों के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में जो है हॉस्पिटल्स रन बाय गवर्नमेंट विलेज लेवल के ऊपर में, ठीक है। हेल्थ सेंटर जो विलेज लेवल पे होते हैं, गांव के अंदर में, जो ग्राम स्तर के ऊपर में गांव के द्वारा चलाए जाते हैं, ये आप लोगों के क्या है? सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के है, ठीक है। लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं वो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम का भाग नहीं है, ठीक है। तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर में कौन सा कार्य राज्य सरकार का है। अब ये इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, आप लोग समझिए इसको, ठीक है। कौन सा वाला कार्य राज्य सरकार का है, इसमें बताना है आप लोगों ने। इनमें से कौन सा वाला कार्य राज्य सरकार का है? बहुत बढ़िया, देखिए आप लोगों के आंसर्स यहाँ पर में आ गए फ्रेंड्स। पहले, लेकिन मैं इससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारे भारत के अंदर में 7वीं अनुसूची के अनुसार, भारत के संविधान के अनुसार, हमारे भारत के अंदर में 3 सूचियों में काम को बांटा गया है। एक है संघ सूची, जिसको यूनियन लिस्ट कहते हैं, संघ सूची केंद्र सरकार के काम, ठीक है। जैसे भारत की रक्षा करना, डिफेंस, ठीक है, भारत की रक्षा करना केंद्र सरकार का काम है। विदेशी मामले, ठीक है, कौन से देश के साथ में अच्छे रिश्ते रखना है, किसके साथ में नहीं रखना है, वो सब केंद्र सरकार का काम है, ठीक है। करेंसी, मतलब कि जैसे कौन से कितने रुपए का नोट रहेगा, कितने का नहीं रहेगा, मुद्रा वाले जितने भी है, रेलवे,
रेलवे का काम, जितने भी रेलवे से रिलेटेड जितने भी डिसीजन है केंद्र सरकार मोदी जी लेंगे, ठीक है। इनकम टैक्स, पोस्ट ऑफिस, ये सब आप लोगों का केंद्र सूची में आता है। करीब 100 मामले ऐसे हैं। राज्य सूची में आता है सार्वजनिक स्वास्थ्य, अभी बताया ना आपको, जो सरकारी हॉस्पिटल वगैरह होते हैं वो राज्य सूची के अंदर में आते हैं। पुलिस का काम, पुलिस राज्य सरकार की सूची में आती है। सार्वजनिक व्यवस्था, मतलब कि कोई पब्लिक ऑर्डर बना रहे, कोई दंगा फसाद ना हो, ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। एग्रीकल्चर, कृषि, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। लॉटरी, मनोरंजन के ऊपर में टैक्स, ये सब राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन कुछ ऐसे काम है जो दोनों मिलकर कर सकते हैं। शिक्षा, राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है उस पे। बिजली, केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों बना सकते हैं। समाचार पत्र, ठीक है। इसके अलावा फॉरेस्ट, जिसको वन कहते हो आप लोग, वन या फॉरेस्ट, फॉरेस्ट जो है ये भी आप लोगों का जो है दोनों के अंदर समवर्ती सूची में आता है। दोनों कानून बना सकते हैं इसके ऊपर में। तो अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और क्यों होगा, ये भी बताना है आप लोगों ने। थोड़ा सा सोचिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा को बंद करना, ठीक है, ये काम कर सकता है क्योंकि ये शिक्षा से रिलेटेड है। और ये काम दोनों कर सकते हैं, राज्य सरकार भी कर सकती है, केंद्र सरकार। पाकिस्तान के साथ में अच्छे संबंध, बांग्लादेश के साथ में अच्छे संबंध, ये केंद्र सरकार का काम है, केंद्र सरकार का। ये नहीं कर सकती राज्य सरकार। नई दिल्ली और वास्को डी गामा के बीच में रेलगाड़ी चलाना, रेलवे केंद्र सरकार का काम है, नहीं कर सकती। 1000 रुपए का नया नोट जारी करना, केंद्र सरकार, मोदी जी बोलेंगे कि भाइयों बहनों आज रात से जो है, ठीक है, 10 रुपए के 20 रुपए के नोट भी बंद कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये केंद्र सरकार का काम है। सिर्फ केवल शिक्षा ऐसा है काम जिसके ऊपर में राज्य सरकार डिसीजन ले सकती है, क्योंकि समवर्ती सूची में आता है ये आपका एजुकेशन, समवर्ती सूची में, कॉन्करेंट लिस्ट में। इस पर डिसीजन लेने का अधिकार दोनों के पास में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली ब्लैंक द्वारा संचालित की जाती है। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है यार, बताओ एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन डायरेक्टली। बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी से बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोगों का। देखिए इतने 2000 से ज्यादा बच्चे जो है फ्रेंड्स यूट्यूब पे भी देख रहे हैं। और आप लोग देखिए यहाँ पर में, ये क्लास ऐप की क्लास थी वैसे तो, पेड क्लास की, लेकिन पेड क्लास के बच्चों के अनुमति के साथ में मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर में यूट्यूब पे भी इसको वो किया जा रहा है। तो प्लीज सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहिए आप लोग, और जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहेंगे। और जो पेड वाले बच्चे, उन लोगों के कमेंट्स भी मैं कंटिन्यूसली यहाँ पर उनके यहाँ पर में, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा चलाई जाती है। पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम किसकी जिम्मेदारी है, अभी बताया आप लोगों को। सार्वजनिक स्वास्थ्य किसकी जिम्मेदारी है, जल्दी लिखो आप लोग, कमेंट के अंदर में लिखो, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, किसकी जिम्मेदारी है। ये केंद्र सरकार की नहीं, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, एज पर दी 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के स्वास्थ्य सेवाओं को सार्वजनिक क्यों कहा जाता है, ठीक है। हेल्थ सर्विसेज आर कॉल्ड पब्लिक, पब्लिक क्यों कहा जाता है उनको। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर में, इन सेवाओं को चलाने के लिए आवश्यक संसाधनों को उस धन द्वारा प्राप्त किया जाता है जिसे लोग करों के रूप में देते हैं। देखो लोगों ने टैक्स में दिया है, इस वजह से इसको सार्वजनिक स्वास्थ्य कहा जाता है, सार्वजनिक या पब्लिक कहा जाता है। सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना ताकि गरीब भी इलाज की मांग कर सके, बिल्कुल सही बात है। दोनों के दोनों पॉइंट सही है। देखो पब्लिक क्यों कहा जाता है इसको, पब्लिक क्यों है, ध्यान से समझना है आप लोगों ने फ्रेंड्स। क्योंकि पब्लिक इसलिए भी कहते हैं इसको, क्योंकि क्या है कि दोनों के दोनों, ठीक है, पॉइंट आप लोगों के सही है। कि सबसे पहली बात तो, जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम होता है आपका, सरकारी जो हॉस्पिटल होते हैं, वो जनता के पैसे से चलते हैं, जनता के टैक्स के पैसे से, और इसलिए चलाए जाते हैं क्योंकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी जो है वो अपना इलाज करवा सके, ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एनसीईआरटी की लाइन दिखाना चाहूंगा। स्वास्थ्य, इसका अर्थ है बीमारी और चोटों से मुक्त रहने की क्षमता। भाइयों आप लोग बताओ जल्दी से, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर मैं पेट में बच्चे भी यहाँ पर मैं आंसर कर रहे हैं, जल्दी जल्दी से बताइए। और यूट्यूब पे भी आंसर कर रहे हैं बच्चे, बताइए स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है। स्वास्थ्य, हेल्थ का मतलब होता है बीमारी ना लगे और चोट ना लगे आपको।
तो अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, अगर आपको कोई चोट नहीं लगी हुई है, ठीक है, तो इसको क्या कहा जाएगा? आप स्वस्थ हो। स्वस्थ रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम। वैसे ही स्वस्थ रहने के लिए, ठीक है, पता नहीं किसकी कसम, लेकिन स्वच्छ पानी की जरूरत है सनम, प्रदूषण मुक्त वातावरण की जरूरत है सनम, ठीक है, पर्याप्त भोजन की जरूरत है सनम। नहीं तो क्या होंगे? वो बीमार हो जाएंगे। तो बीमारी से जो है, अगर ये नहीं दिया जाए तो वो बीमार हो जाएंगे। तो साफ पानी देना है, साफ प्रदूषण मुक्त वातावरण देना है, और पर्याप्त भोजन भी देना है, खाना भी देना है। नहीं तो पता चले कि खाना ही नहीं दे रहे उन लोगों को तुम। देखो, अगर तुम सही पानी नहीं, देखो बता रहा हूँ, कल जाके तुम लोग जो है मेरे मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले हो। मेरे को बनाया ना आप लोगों ने मुख्यमंत्री, ठीक है। अभी अम्मी टीचिंग परीक्षा पार्टी का जो है तरफ से आप लोगों ने मेरे को मुख्यमंत्री चुना है, तो आप लोग मेरे मंत्री बनोगे। तो आप लोगों ने स्वच्छ पानी देना है। अगर आपने सही पानी नहीं दिया, साफ पानी नहीं दिया, तो लोगों को, मेरी जनता को क्या हो जाएगा? मेरी प्यारी प्यारी जनता जिन्होंने हम लोगों को वोट दिया है, ठीक है, उन लोगों को डायरिया हो जाएगा, ठीक है, उनको पेचिश हो सकता है, हैजा हो सकता है, तो कई सारी बीमारियां हैं। अगर आप स्वच्छ पेयजल नहीं दोगे तो डायरिया, पेचिश और हैजा जैसी बीमारियां हो सकती है। ओके, तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि भाई साफ, आप लोग जब मंत्री बनोगे मेरे सरकार में, तो साफ पानी सबको उपलब्ध कराना है, डायरिया, पेचिस और हैजा जैसी बीमारियों से बचाने के लिए। ठीक है, कौन कौन सी बीमारियां हैं? लिख लो, डायरिया, पेचिस और हैजा। ठीक है, ये देख लिया आप लोग, डायरिया, पेचिस और हैजा। अब इसके बाद में देखिए फ्रेंड्स, एक और पॉइंट है आप लोगों को बताना चाहूंगा मैं। अब हमारा जो राज्य है, हमारा राज्य है टीपी, टीपी प्रदेश, ठीक है, टीपी प्रदेश नाम का हमारा जो राज्य है, टीपी प्रदेश नाम के राज्य का मैं मुख्यमंत्री हूँ, ठीक है, टीपी प्रदेश। अब क्या होगा? यूपी से, बिहार से, ठीक है, महाराष्ट्र से, सब तरफ से हमारे राज्य में लोग आएंगे अपना जो है यहाँ पर में इलाज कराने के लिए। उनको हम टूरिस्ट नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने लोग हैं। सारे के सारे यूपी वाले लोग हमारे टीपी प्रदेश के भाई है, हमारे अपने लोग हैं, वो हमारे देश के नागरिक है, उनको हम पर्यटक नहीं बोल सकते। ठीक है, जो लोग बाहर से आएंगे, यूएसए से लोग आएंगे, अमेरिका से, ठीक है, नेपाल से लोग आएंगे, भूटान से लोग आएंगे, अलग अलग जगह से लोग आएंगे, अफ्रीका से लोग आएंगे हमारे यहाँ इलाज कराने, उनको हम चिकित्सा पर्यटक बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर में विश्व स्तरीय, ठीक है, जो है सुविधाएं, विश्व स्तरीय सुविधाएं कम लागत पर हमारे यहाँ पर में मिलती है। हम उनको देंगे, हम बहुत कम कीमत पर उनको जो है इलाज करवा कर देंगे। इससे क्या होगा? जब वो आएंगे तो हमारे यहाँ पर में होटल में रुकेंगे, हमारे यहाँ के टैक्सी वालों को भाड़ा मिलेगा, वो जोमेटो से कुछ ऑर्डर भी कर लेंगे थोड़ा सा, तो उनको भी जो है थोड़ा मिलेगा, ठीक है, रोजगार। तो जो बाहर के देश के लोग, विदेशी लोग, जो विदेशी लोग हैं जो आएंगे हमारे देश में इलाज करवाने के लिए, क्योंकि हमारे देश के अंदर में अच्छी सुविधाएं हम उनको देंगे, हमारे जो आप लोग मंत्री बनोगे तब आप लोग, तो जो बाहर के देश के लोग आएंगे उन लोगों को हम लोग जो है मेडिकल टूरिस्ट बोलेंगे, अगर वो इलाज करवाने आ रहे हैं तो। अगर इलाज करवाने आ रहे हैं तो मेडिकल टूरिस्ट। इस पर क्वेश्चन भी है, आपको मैं थोड़ी देर में दिखाता हूं। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वो क्वेश्चन लगा दीजिए मेडिकल टूरिस्ट वाला जल्दी से। भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि वहां पर मैं आंसर में केंद्र सरकार दिया था, लेकिन यहां पर मैं जब राष्ट्रपति दिया है तो आंसर पहला प्रेफरेंस भारत के राष्ट्रपति देंगे, लेकिन अगर राष्ट्रपति नहीं होता ऑप्शन में तो सेकंड प्रेफरेंस आप केंद्र सरकार को देते हैं। केंद्र सरकार सेकंड प्रेफरेंस। दोनों ही प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में फ्रेंड्स आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है वो गवर्नर की नियुक्ति करते हैं, अगर राष्ट्रपति ना हो तो केंद्र सरकार। ना, देखिए विधानसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं, कौन होते हैं? इसका आंसर करिए आप लोग जल्दी जल्दी से। जी, तहे दिल से आशीर्वाद दीजिए सर। मनीषा कुमारी जी, मैं जब से आशीर्वाद दे रहा हूँ तो मैं ऊपर ऊपर वाले दिल से दे रहा हूँ क्या? तब से मैं तहे दिल से ही दे रहा हूँ यार। वो बोल रही है कि सर तहे दिल से आशीर्वाद दीजिए, तो मैं इतने देर से आशीर्वाद दे रहा हूँ, मेरी ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ में है, सब कुछ है। मतलब उनको भरोसा ही नहीं है। आग उतर के देख लीजिए दिल के अंदर में, मतलब मैंने जो भी दिया था वो पूरा दिल में से दिया था, पूरा दिल दिमाग, ठीक है, सब तरफ से दिया था आप लोगों को आशीर्वाद मैंने अच्छे से। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के सदस्य जनता के द्वारा चुनकर जाते हैं, ये याद रखना है, इलेक्टेड बाय पीपल। चुनाव होता है और चुनाव चुनकर जाते हैं। देखो आप लोगों ने यहाँ पर में भी कि जो जनता होती है वो क्या करती है, वोट देती है और एमएलए विधायक लोगों को चुनती है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को। ठीक है,
तो जनता के द्वारा चुनकर जाते हैं, विधानसभा के सदस्य बनते हैं, सरकार के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अच्छा, कुछ एमएलएस के पास में दोहरी भूमिका होती है, होती कि नहीं होती? जो बच्चे स्टार्टिंग से देख रहे हैं उन लोगों को पता होगा। विधायक और मंत्री दोनों के रूप में काम करते हैं। आपको अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले कि कुछ एमएलए दोहरी भूमिका में होते हैं, विधायक और मंत्री दोनों रह सकते हैं। जैसे कि मैं विधायक बना, मुख्यमंत्री बन गया, आप लोगों में से कुछ लोगों को मैंने मेरे मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया था, ठीक है, और आप लोग मंत्री बन गए थे, याद है ना अभी थोड़ी देर पहले? ठीक है, चलिए। तो कुछ एमएलए, कुछ विधायक दोहरी भूमिका में होते हैं, विधायक और मंत्री दोनों के रूप में। ठीक है, मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है? आप लोगों ने चुना था ना मुझे, ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है? तो देखिए, मुख्यमंत्री जो है फ्रेंड्स, वो क्या होता है, जो एमएलए होते हैं ना, विधायक लोग, आप लोग, ठीक है, जिस पार्टी को बहुमत मिला है, जैसे हमारी पार्टी टीचिंग परीक्षा पार्टी को बहुमत मिला, टीचिंग परीक्षा पार्टी को, ठीक है, तो जिस पार्टी को इलेक्शन में बहुमत मिला है, मेजोरिटी मिली, उसके एमएलए जो है वो चुनते हैं, वो चूज करते हैं अपने मुख्यमंत्री को। जैसे आप लोगों ने मेरे को चुना था, तो चुनाव में जिस पार्टी को बहुमत मिला है, उस पार्टी के विधायकों के द्वारा चुना जाता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने मेरे को चुना था, ठीक है, तो अभी आपको बताया मैंने, एमएलए फ्रॉम पार्टी हैविंग मेजोरिटी विल इलेक्ट चीफ मिनिस्टर। लेकिन अपॉइंट कौन करेगा मेरे को? अपॉइंटमेंट की जिम्मेदारी किसकी है? अपॉइंटमेंट की जिम्मेदारी जो है वो राज्यपाल की है। ये देखिए यहाँ पर में आप लोग मेरे को चुनोगे केवल, लेकिन अपॉइंटमेंट वाला बटन जो है वो गवर्नर दबाएगा। अगर कौन चुनता है ये क्वेश्चन आए तो एमएलए, लेकिन अपॉइंट, अगर अपॉइंट शब्द आए, नियुक्ति शब्द आए, तो क्या आंसर करोगे आप लोग? जल्दी बताओ, अगर नियुक्ति शब्द आए तो आप लोग क्या करोगे? नियुक्ति शब्द आए तो, नियुक्ति शब्द आए तो आप गवर्नर लगाओगे। अगर चुनता कौन है, चूज कौन करता है, इलेक्ट कौन करता है, या चूज कौन करता है, अगर ये आ जाए कि चूज कौन करता है, तो एमएलए करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये 2 पॉइंट है आप लोगों के जो याद रखना है आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायकों के द्वारा चुना जाता है, चूज किया जाता है। मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है? तो चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाले पार्टी के विधायकों के द्वारा। ठीक है, अब देखिए, मुख्यमंत्री को नियुक्त कौन करता है? जुलाई 2013 का क्वेश्चन, लो कर लो बात। क्वेश्चन आ गया आप लोगों के सामने। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे फ्रेंड, जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं और जो लोग बच्चे यहाँ पर में ऐप पर देख रहे हैं, मैं उन लोगों के जो है विशेष रूप से उन लोगों के कमेंट्स भी देख रहा हूँ, तो प्लीज आप लोग जो है जल्दी जल्दी से कमेंट में भी आंसर करते रहेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है, ठीक है, राज्यपाल नियुक्त करता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य सरकार कर सकती है? जल्दी से बता दीजिए। अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि राज्य सरकार जो है हमारे भारत के अंदर में, ठीक है, 3 लिस्ट बनाई गई है सरकार के लिए, 3 लिस्ट। ठीक है, उनमें से समवर्ती सूची में शिक्षा आता है। तो जब शिक्षा आता है हमारे समवर्ती सूची के अंदर में, तो ऑब्वियस सी बात है, समवर्ती सूची के अंदर में वो बना सकते हैं। ठीक है, तो शिक्षा के ऊपर में कानून बना सकती है, शिक्षा के ऊपर में निर्णय ले सकती है। पाकिस्तान और बांग्लादेश विदेशी मामले है, तो केंद्र सरकार निर्णय लेगी। नई दिल्ली से वास्को डी गामा के बीच में रेलगाड़ी, रेलगाड़ी नई वाली रेलगाड़ी बनाना, ठीक है, नई गाड़ी चलाना, ट्रेन चलाना जो है, यहाँ देखिए ट्रेन यहाँ पर में बोला गया है। ठीक है, तो ये केंद्र सरकार निर्णय लेगी। मुद्रा मतलब करेंसी, केंद्र सरकार निर्णय लेंगी। ठीक है, तो डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, रेलवे, इनकम टैक्स, पोस्ट ऑफिस, यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, पब्लिक हेल्थ, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, एग्रीकल्चर, स्टेट गवर्नमेंट। कॉन्करेंट में दोनों मिलकर लेंगे, एजुकेशन कॉन्करेंट में आता तो दोनों ले सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर जिसने कर डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इसके बारे में सिखाया है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन बताया है। आप लोग पढ़िए, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर भी कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग इसको पढ़ पाए अच्छे से। ठीक है, इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए, इस क्वेश्चन को आई होप अब आप लोग देख पा रहे होंगे। देखिए, यहाँ पर मैं क्या बोला है कि मेडिकल टूरिस्ट किसको कहा जाता है? मेडिकल टूरिस्ट, मेडिकल टूरिस्ट आर फॉरेनर्स, जो फॉरेनर्स होते हैं जो भारत में आते हैं अपना इलाज करवाने के लिए, क्योंकि भारत में उनको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी मिल जाती है लो कॉस्ट के ऊपर में, उनके कंट्री के मुकाबले में। सही बात है, वे भारत के भीतर के ही प्रवासी होते हैं। आप बताइए, क्या ये बात सही है? क्या क्या हम हमारे भारत के भीतर के प्रवासियों को ही बोले प्रवासी? क्या हम हमारे भारत के लोगों को ही बोलेंगे कि ये हमारे पर्यटक है?
हमारे भारत का नागरिक कोई भी हमारे टीचिंग परीक्षा प्रदेश जो है वो भारत का हिस्सा है। जैसे हमारा इमेजिनरी टीचिंग परीक्षा प्रदेश है ना, जिसका मैं मुख्यमंत्री बन गया, आप लोग मंत्री लोग बन गए, तो वो हमारे भारत अपने भाई लोग हैं, हमारे भारत का हिस्सा है, हमारे भारत के लोग हैं। ठीक है, तो हम उनको प्रवासी थोड़ी बोलेंगे। तो ए सही है, बी गलत है। तो मेडिकल टूरिस्ट हमेशा याद रखना है आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स। ठीक है, मेडिकल टूरिस्ट वो लोग होते हैं जो बाहर से विदेशों से आते हैं, भारत से आने वाले मेडिकल टूरिस्ट नहीं कहलाएंगे। ठीक है, 1803 लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे आप सभी लोग, जितने भी लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं और जो ऐप पे देख रहे हैं, जल्दी से कमेंट करते रहेंगे आप सभी लोग। ठीक है, दस्त, पेशिस, हैजा जैसी बीमारियों को रोका जा सकता है। डायरिया को रोक सकते हैं, डिसेंट्री को रोक सकते हैं, मतलब पेचिस को रोक सकते हैं आप लोग। कोलेरा मतलब हैजे को रोक सकते हैं। मेरे मंत्रियों, मेरे मंत्री लोग जल्दी जल्दी से आंसर करो, क्या करना है आप लोगों ने? ठीक है, मेरे जितने भी मंत्री लोग हैं जल्दी बताइए, आप लोगों को क्या जिम्मेदारी दी थी मैंने? आप लोगों को जिम्मेदारी दिया था मैंने कि भाई साफ पानी प्रोवाइड करना है आप लोगों ने, नहीं तो मेरी जो जनता है वो क्या होगी, दस्त, पेचिस और हैजा जैसी बीमारियों से ग्रसित हो जाएगी। ठीक है, और देख रहा हूं मैं यहाँ पर, मैं ऐप के ऊपर में कंटिन्यूअसली बच्चे जो है आंसर कर रहे हैं, और बहुत मुझे खुशी हो रही है कि आप लोगों की बहुत अच्छी प्रिपरेशन हुई है। ऐप पर जितने भी लोग हैं सारे बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, एक साथ जो है यहाँ पर मैं आंसर आप लोगों के सही आ रहे हैं। ठीक है, बहुत खुशी हो रही है मुझे ये देखकर। मतलब जो मेहनत की है आप लोगों के ऊपर में फ्रेंड्स, वो सफल रही है। ठीक है, तो 3 आंसर होगा। राज्य की विधायिका अंग से अभिप्राय कौन है? विधायिका अंग, विधायिका का मतलब क्या होता है? ठीक है, राज्य की विधायिका अंग का मतलब क्या है? राज्य की विधायिका अंग से अभिप्राय है आप लोगों का। ठीक है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द सिटीजन्स, नागरिकों को द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि। नागरिकों के द्वारा जो चुने हुए लोग होते हैं वो क्या करते हैं, संसद में या विधानसभा में जाते हैं और कानून बनाते हैं। तो विधायी का मतलब कानून बनाने वाले लोग, और कानून बनाने वाले लोग कौन होते हैं? जो हमारे द्वारा चुनकर भेजे जाते हैं। ठीक है, जो विधायी का। और सी यहाँ पर मैं देखिए, यहाँ पर मैं भी कंटिन्यूअसली जो है फ्रेंड्स सही आंसर ऐप के ऊपर में, और मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूब के ऊपर में ऊपर नीचे आंसर हो रहा है कई सारे लोगों का। तो टीचिंग परीक्षा के ऐप के जो ऐप पर जो बच्चे हैं, मतलब भाई उन लोगों ने पढ़ लिया है पूरा का पूरा। तो ये एक फर्क यहाँ पर मैं आपको भी दिख रहा है फ्रेंड्स, कि ऐप के ऊपर में कंटिन्यूअसली बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों की पढ़ाई हुई हुई है, और आप लोग अच्छा स्कोर कर जाओगे। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ यूट्यूब के ऊपर में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो प्लीज रिवीजन कीजिए। ठीक है, नाउ फ्रेंड 6 बैक टू बैक क्वेश्चंस, रेडी स्टडी गो। ठीक है, बैक टू बैक 6 क्वेश्चन के लिए रेडी है सभी? हाथ ऊपर करके बता देंगे जल्दी से सभी लोग। ठीक है, जल्दी सभी बता देंगे अगर सभी लोग रेडी है तो। रेडी है 6 बैक टू बैक क्वेश्चन के लिए? ओके, चलिए बताइए जल्दी से यहाँ पर मैं फिर इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं बाद में। पहले आप लोग आंसर करिए कमेंट के अंदर में, फिर मैं इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। राइट्स एक्ट 2006। ठीक है, आपको बताना है कि वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है? आर्थिक रूप से पिछड़े, अति पिछड़ी जातियां, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां। तो फॉरेस्ट राइट ये कहता है कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब लोग हैं, ठीक है, आप लोगों का, मैं आप लोग पहले आंसर करिए फिर मैं बताऊंगा। निम्नलिखित में से किस समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्तर की जांच के लिए न्यायाधीश सच्चर कमेटी की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया था? आप लोग पहले अपने आंसर गिनना, मैं आपको 6 के 6 क्वेश्चन एक साथ फिर टेस्ट लूंगा मैं आपकी। पहले आप लोग आंसर करिए। ठीक है, सच्चर कमेटी किसके लिए बनाई गई थी? आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। सी के जानू एक बहुत प्रतिष्ठित क्या है? आदिवासी कार्यकर्ता है, पर्यावरणविद है, पटकथा लेखक है, मानव विज्ञानी है? जल्दी बताइए। सी के जानू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सी के जानू वाला भी। सी के जानू जल्दी बताइए आप लोग, सी के जानू कौन है? ठीक है, सी के जानू मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर में पूरा बताऊंगा। न्यूनतम वेतन अधिनियम का मतलब क्या होता है? मिनिमम वेजेस एक्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग आंसर करिए, फिर मैं आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूंगा इसको। ठीक है, फिर से टेस्ट लूंगा आप लोगों की इसकी। ठीक है, मिनिमम वेजेस एक्ट आप लोगों ने बता दिया है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार क्या सत्य है? 2005 में कानून आया था हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। ये पूरे के पूरे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले 6 क्वेश्चन है आपको जो मैं बता रहा हूँ, और अभी फिर से क्वेश्चन पूछूंगा समझाने के बाद, ताकि आप 6 में से 6 क्वेश्चन सही कर पाए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिंदू सक्सेशन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2005, ठीक है, क्या सही है आपको बताना है। आई होप आप लोगों ने ये क्वेश्चन देख लिया। हिंदू देखिए फिर से एक क्वेश्चन आया था, ये आपका 2014 में आया, 2016 में आया और मल्टीपल शिफ्ट में आया ऑनलाइन में। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 मृतक पिता की संपत्ति किसमें किसको अधिकार देता है उसमें? ठीक है, 1938 लाइक्स भी हो चुके हैं फ्रेंड्स यूट्यूब के ऊपर में भी, तो जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे सभी लोग।
मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसे ही फ्रेंड्स आप लोगों की जो अभी जॉब वाली एग्जाम होंगी, चाहे आपकी बीपीएससी की एग्जाम हो, चाहे आपकी डी ट्रिपल एसबी की एग्जाम हो, चाहे आप लोगों की सुपर टेट की एग्जाम हो, चाहे आपकी केवीएस की एग्जाम हो, टीचिंग परीक्षा के ऊपर में कोर्सेस अवेलेबल है। आप सभी लोग उसका भी आनंद उठा सकते हैं ताकि आपकी जॉब सुनिश्चित हो सके। ठीक है, तो चलिए अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आते हैं आगे में। मार्जिनलाइजेशन मतलब क्या होता है कि जब हम एक जो है किसी एक दायरे में से या किसी एक ग्रुप में से कुछ लोगों को बाहर निकाल देते हैं, अलग थलग कर देते हैं उनको, ठीक है, लेस इंपॉर्टेंस देते हैं उनको, हाशिए पर धकेल देते हैं, मतलब बाहर कर देते हैं। ठीक है, क्यों ढकेल देते हैं? क्योंकि वो हमारे जो है हमारी जैसी भाषा नहीं बोलते, क्योंकि वो हमारे जैसे कस्टम को, हमारे जैसे कल्चर को फॉलो नहीं करते, हमारे से अलग रिलीजन के हैं, हमारा धर्म फॉलो नहीं करते। कई सारे बार होता है ना कि अलग धर्म के लोगों को अलग तरीके से देखा जाता है, या वो उनका पहनावा अलग है। तो इस तरह से कुछ लोगों को जब अलग-थलग कर दिया जाता है, उनको लेस इंपॉर्टेंस दिया जाता है, कम उनको महत्व दिया जाता है, उनकी नीड्स को, उनकी डिज़ायर को इग्नोर कर दिया जाता है, उनको क्या चाहिए उसको ध्यान नहीं दिया जाता, इसको हाशियाकरण कहते हैं। हाशियाकरण की वजह से क्या होता है, आप लोग भेदभाव फ़ील करते हो, आप जो है दबे-कुचले फ़ील करते हो, किसी को प्राउड नहीं होता। अगर मैं आपको अलग-थलग कर दूँ, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा आप लोगों को अच्छा, आप लोगों को बुरा लगेगा, भेदभाव फ़ील होगा। कभी भी आप प्राउड फ़ील नहीं करोगे, आप कमज़ोर फ़ील करोगे आप लोग हाशियाकरण की वजह से। तो हाशियाकरण लोगों को जो है लोगों का शोषण करता है, लोगों को उनकी एबिलिटीज को पूरी तरह से एक्सप्लोर करने में मदद नहीं करता, उसका नुकसान करवाता है उल्टा। ठीक है, आदिवासी जो है फ्रेंड्स, ये क्या शब्द है आदिवासी? ध्यान से समझिए आप लोग। आदिवासी का मतलब क्या होता है? आदिवासी का मतलब होता है ओरिजिनल इनहेबिटेंट। आदिवासी शब्द का मतलब मूल निवासी। सभी लोग लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई लोग, आएगा एग्जाम के अंदर में। आदिवासी का मतलब 1996 लाइक्स हो चुके, 4 लाइक्स दूर है हम लोग यहाँ पर 2000 से। जल्दी से बता दीजिए यहाँ पर में, और पेड में भी बता देंगे जब सभी लोग जल्दी जल्दी से। आदिवासी का मतलब क्या होता है? आदिवासी मतलब ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, जो मूल निवासी है, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, मूल निवासी। एक्चुअल में फ्रेंड्स ये वो कम्युनिटीज है जो लाखों जो है यहाँ पर में की संख्या में हजारों सालों से उसी इलाके में रह रही है। ठीक है, फॉरेस्ट के अंदर में करीब जो है फ्रेंड्स भारत की 8% जनसंख्या आदिवासी है। भारत की कितनी परसेंट जनसंख्या आदिवासी है? 8%। लिखो सभी लोग, कितनी जनसंख्या करीब आदिवासी है? 8%। सभी लोग लिखेंगे, ये आपको एग्जामिनर कंफ्यूज किया कर सकता है यहाँ पर में। 8% जनसंख्या लिख लेंगे सभी। तो आदिवासी मतलब ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, ठीक है, निवासी। ठीक है, और उसके बाद में भारत की लगभग 8% आबादी आदिवासी है। ठीक है, और जंगलों में वो ऐसे ही जीते आए हैं, हजारों सालों से वैसे ही रह रहे हैं जैसे वो पहले रहते थे। ठीक है, कई सारे जो है फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट माइनिंग और इंडस्ट्रियल जो लोकेशंस है वहां पर में मौजूद है, जहां पर में आदिवासी लोग रहते हैं, जैसे जमशेदपुर, रौरकेला, बोकारो, भिलाई। अब क्या करें हम? ठीक है, आदिवासियों को हटा देंगे वहां से? भाई उनके अधिकारों की भी रक्षा करनी जरूरी है। आदिवासी जो है वो होमोजूनियस पॉपुलेशन नहीं है। ठीक है, एक जैसे नहीं है, अलग अलग। भारत में 500 से भी ज्यादा आदिवासी है। गोंड हो जाए, आपके मुंडा हो जाए, ओराव हो जाए, संथाल हो जाए आप लोगों के, ठीक है, आपके कोच हाजो हो जाए, अहोम हो जाए आप लोगों के, गड्डी हो जाए आप लोगों के, ठीक है, आप लोगों के यहाँ पर में गखर, गोखर, कितनी सारी जनजातियां हमारे भारत में, 500 से ज्यादा जनजातियां है। ऐसा नहीं है कि सारे आदिवासी एक जैसे है, 500 से ज्यादा ग्रुप है। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। उड़ीसा जैसे स्टेट के अंदर में, एक उड़ीसा स्टेट के अंदर में 60 से ज्यादा ट्राइबल जो है ग्रुप है। सिर्फ उड़ीसा के अंदर में 60 से ज्यादा ट्राइबल लोग हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज है 60 से ज्यादा। ठीक है, 60 से ज्यादा आपकी। ओके, तो उड़ीसा के अंदर में 60 से ज्यादा है। आप लोग समझ लीजिए कि कितना ज्यादा अलग अलग प्रकार के आदिवासी लोग रहते हैं भारत के अंदर में। आदिवासी सोसाइटी जो है मोस्ट डिस्टिंक्टिव है, क्योंकि वो उनमें हायरार्की नहीं होती। ठीक है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो जैसे ब्राह्मणिकल आइडियाज में क्या है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ये आदिवासी लोग इसमें नहीं मानते। ठीक है, बहुत लिटिल हायरार्की होती है। आदिवासी लोग जो है, आप लोगों को याद रखना है, ऊंच नीच का फर्क उनमें बहुत कम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां जहां पर में ब्राह्मणवादी विचारधारा नहीं पहुंची, वहां वहां पर में हायरार्की भी नहीं पहुंची। जैसे नॉर्थ ईस्ट के इलाके जो थे इधर वाले, वहां पर में जब तक ब्राह्मणिकल आइडिया नहीं पहुंचा तब तक ऊंच नीच नहीं पहुंचा, एज पर एनसीईआरटी। मैं नहीं कह रहा, एनसीईआरटी के अनुसार। एग्जाम में आएगा तो आपको वही लगाना है फिलहाल के लिए, एटलीस्ट एनसीईआरटी के कम से कम पेपर के लिए। हायरार्की जो है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, आदिवासियों के अंदर में बहुत कम है, बहुत लिटल है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। ठीक है, इसी वजह से समुदाय जाति वर्ण पर आधारित समुदायों या राजाओं के शासन से रहने वाले समुदायों से बिल्कुल अलग होते हैं। जहां पर में जाति आधारित समुदाय होता है, उनसे आदिवासी लोग बहुत अलग है, क्योंकि आदिवासियों के अंदर में वो हायरार्की है ही नहीं, ऊंच नीच का फर्क है ही नहीं। वो बेचारे बड़े मासूम से लोग हैं। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, तो आदिवासी लोग जो है
वो उनमें ऊंच नीच नहीं होती है, ऊंच नीच का फर्क बहुत कम है, और इसी वजह से कास्ट, जाति या वर्ण आधारित समाज से वो अलग होते हैं। ये एनसीईआरटी की लाइन है भाई, मेरी नहीं है, ये याद रखना है, आप लोगों ने एनसीईआरटी में लिखा ही है। ओके, इसके अलावा हाशियाकरण के ऊपर में क्या होता है, कई सारे लोगों से आप लोग क्या करते हो, ध्यान से सुनना मेरी बात, आप लोग, ठीक है, कई सारे लोग, कई 100 सालों से ये चल रहा था कि मैला ढोने की प्रथा चल रही थी, ठीक है, मैनुअल जो है स्कैवेंजर यहाँ पर में किया जा रहा था, मतलब कि जो लेटरिन होती है ना, जैसे वो गड्ढा वगैरह भर जाता है, तो कुछ खास जाति के लोग थे, उन्हीं लोगों को ये काम करवाया जाता था कि आपको सर पे मैला ढोकर फेंक कर आना है, वही लोगों से। इसको 1993 में बंद कर दिया गया, बोला यार ये बहुत खराब प्रथा है, सर पे लिटरली ऐसे रख के लेकर जाके आपको फेंकना पड़ता था। तो ये जो एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स है, ठीक है, मतलब जो मैला ढोने की जो प्रथा थी, उसको, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लेटरिन जो है उसके ऊपर में प्रोहिबिट कर दिया गया, प्रोहिबिशन कर दिया गया 1993 में। एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स, मैला ढोने के लिए किसी को जो है रखना, किसी खास जाति के पर्सन को, और ड्राई लेटरिन्स, ठीक है, इसके ऊपर में प्रतिबंध लगा दिया गया है 1993 के अंदर में। ये लॉ ने जो मैनुअल स्कैवेंजर्स थे, जो मैला उठाने वाली जो प्रथा थी, जो किसी खास लोगों को रखा जाता था, ठीक है, उसको जो है यहाँ पर में सूखे शौचालयों पर और मैला ढोने की जो प्रथा है उसके ऊपर में पाबंदी लगा दी 1993 के अंदर में। ओके, ये याद रखना है आप लोगों ने, मैनुअल स्कैवेंजर्स और कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लेटरिन्स 1993 के अंदर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा कब आया था ये। ओके, चलिए, नाउ फ्रेंड्स, अब आप लोग देखिए, रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक और एक्ट भी पास किया है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स एक्ट 2006, जिसके अनुसार ये बोला गया है कि जो जंगलों में रहते हैं, ठीक है, ठीक है, जो जंगलों में रहते हैं उनको अधिकार दिया जाएगा जंगल का। तो जंगल में रहने का अधिकार किसके पास में है, जो जंगल में रहते हैं। अगर आप 25 साल से जंगल में रहते हैं तो जंगल के अंदर में जो भी प्रोड्यूस है वो उस पर आपका अधिकार है, ठीक है। तो अगर आप जंगल में रहते हैं तो जंगलों में रहने, जंगल में जो भी चीजें उगती है उस पर आपका अधिकार होगा। दिस एक्ट रिकॉग्नाइजेस ट्राइबल कम्युनिटी, शेड्यूल ट्राइब जो है आदिवासी लोग, उनका अधिकार होगा वहां रहने का, वहां पर में खेती करने का, वहां पर में अपने जानवरों को चराने का, और नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को अपने पास में रखने का, जो फल फूल वगैरह मिलते हैं, जड़ी बूटियां, वो अपने पास रखने का, ठीक है, ये इनके पास आदिवासियों को अधिकार दे दिया गया इस एक्ट के तहत, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के तहत, ठीक है। एक और एक्ट आया था, ये भी याद रखिए आप लोग, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता था ना, मैं आपको बताता हूँ, कई सारे इलाकों के अंदर में, आप लोगों में से पता नहीं कितने लोगों ने देखा है, लेकिन पहले के समय में क्या होता था पता है, आदिवासी लोग हैं, उनको नंगू पुंगू करके घुमा दिया जाता था, और मैं ये मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ यहाँ पर, मैं सच में ऐसा होता था। उनके साथ में कई सारी जो है घटनाएं हुई है, लड़कियों का शोषण किया जाता था, उन लोगों के ऊपर में कलर पोत दिया जाता था, उनको कुछ भी खाने के लिए दे दिया जाता था, बोलता था चलो ये खाओ करके, खराब सी चीज उनको खाने के लिए दे दी जाती थी, तो ये चीज होती थी। तो क्या हुआ, सबसे पहले जो है फ्रेंड्स, जो ह्यूमिलिएशन है फिजिकली और जो मोरली, उसको जो है पनिशेबल कर दिया गया। अगर शारीरिक रूप से जो है, मान लीजिए आप अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी भी व्यक्ति को कोई अखाद्य अथवा गंदा पदार्थ खाने के लिए देते हो या पीने के लिए विवश करते हो, तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, आप क्या कर सकते, आप जो है खराब, इनएडिबल या ऑब्नॉक्शियस चीज खाने के लिए नहीं दोगे, अदरवाइज आपको जेल हो जाएगी, ये याद रखना है आप लोगों ने। ये शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 के तहत आया था ये, ठीक है, उस समय में राजीव गांधी की सरकार थी। ओके, तो ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है। इसके बाद में फ्रेंड्स, फोर्सिबली रिमूव क्लॉथ्स, उनको नग्न करना, कपड़े उतारना उनके, ठीक है, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के मेंबर के, ठीक है, उनकी परेड करवाना, उनको नग्न करके उनके ऊपर में पेंटिंग करना, ठीक है, उनके फेस पर पेंटिंग करना, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें क्या है, अब ये पनिशेबल ऑफेंस है। अब आपको सजा मिलेगी अगर आप ऐसा कुछ भी करते हो तो, ठीक है, तो ये पनिशेबल ऑफेंस आप लोगों का हो गया है। अनुसूचित जनजाति या जाति के किसी भी व्यक्ति को नग्न करके घुमाना, उनके चेहरे पर या उनके देह पर रंग लगाना, या ऐसा कोई कृत्य करना जो मानवीय ना हो, ठीक है, अमानवीय कृत्य हो, ठीक है, वो पनिशेबल है आप लोगों का अब, ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। दलित और आदिवासी जो है आप लोगों के, उन लोगों को आप कोई भी तरीके से फोर्स नहीं कर सकते गुलामी करने के लिए। ओके, गुलामी करने के लिए आप उनको नहीं कर सकते, गुलामी करने के लिए किसी भी तरीके से जो है उनके खिलाफ क्राइम करना, ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। और इसके अंदर में जो है फ्रेंड्स, सी के जानू का रोल आता है। सी के जानू एक आदिवासी कार्यकर्ता है,
इनका आरोप है कि आदिवासियों के लिए संवैधानिक कानून तो बना दिए गए, लेकिन फिर भी अलग अलग प्रदेशों की सरकार जो है इसका उल्लंघन कर रही है। अलग अलग सरकारें भी क्या कर रही है, इससे पीछे नहीं है। यही सरकारें हैं जो लकड़ी व्यापारी जो है जो लकड़ी व्यापारी, पेपर मिल के नाम पर गैर आदिवासी घुसपैठियों को जनजातीय जमीनों का दोहन करने और आदिवासियों को उनके परंपरागत जंगलों से जो उजाड़ने की छूट देती है। ठीक है, तो जो सीके जानू है, ये कौन है? आदिवासी कार्यकर्ता है ये मैडम। ठीक है, इन्होंने आरोप लगाया है सरकार के ऊपर में, एनसीईआरटी के अंदर में भी लिखा है ये। इनका मानना है कि सरकार ही है जो क्या करती है, व्यापारियों के साथ में साठगांठ करके गैर आदिवासी लोगों को घुसपैठ करने की अनुमति दे देती है। इसके अलावा जंगलों को आरक्षित या अभयारण्य घोषित करने के लोगों को वहां से बेदखल किया जाता है। जंगल को क्या कर दिया जाता है, आरक्षित घोषित कर दिया जाता है और वहां के लोगों को वहां से भगा दिया जाता है जो वहां रहते हैं। तो सुश्री जानू जो है ये कहती है कि जो आदिवासी पहले ही बेदखल हो चुके हैं और वो अब वापस नहीं लौट सकते, उन्हें भी मुआवजा दिया जाना चाहिए। कितने लोग मानते हैं मुआवजा दिया जाना चाहिए जिन आदिवासियों को भगा दिया गया? ठीक है, तो सी के जानू एक आदिवासी कार्यकर्ता है जिनका मानना है कि भाई सरकार जो है जो ये कर रही है ये बहुत ज्यादा गलत है। ठीक है, तो सी के जानू आदिवासी कार्यकर्ता, उनका मानना है कि जिन लोगों को भगा दिया गया है उनको भी मुआवजा दिया जाए, क्योंकि कई सारे लोगों को आरक्षित क्षेत्र के नाम पर वहां जंगल में नेशनल पार्क वगैरह बनाने के नाम पर कई सारे लोगों को बेदखल कर दिया गया है। कई सारे सरकारी घुसपैठियों को, मतलब सरकार की देखरेख में व्यापारी को वहां डाल दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अब बैक टू बैक आप लोगों के जो है क्वेश्चंस यहाँ पर में। ठीक है, वन अधिकार कानून 2006 को अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकार में स्वीकारा गया है? बताइए आप लोग, आंसर कमेंट के अंदर में फास्ट आंसर करना है आप लोगों ने। ठीक है, वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है? तो शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट, फॉरेस्ट राइट एक्ट है 2006 का, जिसके तहत ये बोला गया है कि वहां के जंगलों पर किसका अधिकार होगा? वहां रहने वाले का। अगर आप 25 साल या उससे ज्यादा समय पे से वहां रहते हो तो आपका अधिकार है उस वहां पर में जो भी चीजें उगती है, वहां जो जमीन है उस पर आपका अधिकार है। ठीक है, आदिवासियों का। सीके जानू एक बहुत प्रतिष्ठित क्या है? सीके जानू कौन है? सीके जानू एक बहुत प्रतिष्ठित क्या है? जल्दी बताइए, और जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे फ्रेंड। जहां जहां शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर करते रहेंगे। और जो भी बच्चे जॉब लेना चाहते हैं, ठीक है, टीचिंग परीक्षा के ऊपर में केवीएस की, बीपीएससी की, सुपर टेट की, डी ट्रिपल एसबी की और डिफरेंट एग्जाम्स के लिए कोर्सेज अवेलेबल है। आपके टीचर बनने का सपना, सरकारी जॉब हासिल करने का सपना, एक आपका सही फैसला टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ने का फैसला आप लोगों को जो है आपके सफलता की तरफ में लेकर जा सकता है। ठीक है, तो ये आदिवासी कार्यकर्ता है, ये याद रखना है। अभी मैंने आपको दिखाया था 85% लोगों ने अब सही आंसर दिया यहाँ पर में। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, मुस्लिम और हाशियाकरण, मैंने आपको हाशियाकरण बताया, तो मुस्लिम्स का हाशियाकरण होता है कैसे? देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम आबादी 14.2% थे। ठीक है, पूरे भारत की पॉपुलेशन में 14.2%, लेकिन उन्हें हाशियाई समुदाय माना जाता है क्योंकि दूसरों के मुकाबले में उनकी आर्थिक और सामाजिक जो स्थिति है वो बहुत कमजोर है। ठीक है, तो इसकी जांच करने के लिए राजेंद्र सच्चर कमेटी बनाई गई। कब बनाई गई थी? कौन सा साल था? जल्दी आप बताओ, ये वाला देखकर आप लोग आंसर करो। कौन से साल में बनाई गई थी राजेंद्र सच्चर कमेटी मुस्लिम समुदाय की जांच करने के लिए कि भाई उनका हाशियाकरण हुआ या नहीं? 14.2% पॉपुलेशन होने के बाद में भी लेस देन 1% जो है वो आईएएस आईपीएस के अंदर में है। उन लोगों को जो है पढ़ाई वगैरह के अंदर में, तो क्यों नहीं है? क्यों ये क्या कारण क्या है? एनसीईआरटी में इसका पूरा उल्लेख किया गया है। राजेंद्र सच्चर कमेटी बनाई गई 2005 में। ठीक है, जस्टिस राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में। उन्होंने पाया कि विभिन्न धर्मों में साक्षरता दर 2011 के अनुसार कितनी है? कुल साक्षरता दर लगभग 74% थी। ठीक है, लेकिन हिंदू की साक्षरता दर 63% है हिंदुओं में, ईसाई धर्म में 74, सिख में 67, बौद्ध में 71 और सबसे ज्यादा जैन धर्म के अंदर में है। ठीक है, 86%। बट जो मुस्लिम है उनमें 57% है साक्षरता दर। ये सेंसस का डेटा उन्होंने बताया एनसीईआरटी के अंदर में। ठीक है, देखिए उन्होंने बताया कि सरकारी नौकरियों में मुस्लिम्स का प्रतिशत जो है वो कितना है? तो भारतीय प्रशासनिक सेवा में केवल 3%, भारतीय पुलिस सेवा में 4%, भारतीय विदेश सेवा में 1.8%, केंद्रीय सार्वजनिक इकाइयों में 3.3, मतलब बहुत कम यहाँ पर मैं बताया है उन्होंने कि बहुत कम है। 13.5% आबादी होने के बावजूद भी, ठीक है, या 14.2% आबादी होने के बावजूद भी, ठीक है, यहाँ पर में जो सेक्शन वो थी सारी की सारी चीजें वो कम है। 2006 की रिपोर्ट का हवाला उन्होंने दिया, उस समय 13.5 था, फिर बाद में 14.2% आया सेंसस के अंदर में।
तो इनका मानना है कि केवल 4% बच्चे जो है 66% बच्चे जो है सरकारी स्कूल में जाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, उसके बाद में 30% बच्चे जो है 30% बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं पढ़ने, ये उनकी रिपोर्ट में आया है। और केवल 4% बच्चे जो बच गए, 4% जो बच्चे हैं वो मदरसों में जाते हैं। मदरसा क्या होता है? मदरसा जो है फ्रेंड्स वो होता है इस्लाम, जहां पर में वो अरबी और वगैरह की तालीम दी जाती है। आपको पता है ना कलकत्ता मदरसा बना था, कलकत्ता मदरसा वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में मदरसा बना था 1781 के अंदर में। ये एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिया मैंने आपको हिस्ट्री का, एक्स्ट्रा, ये रिवीजन के लिए याद रख लेना। ठीक है, और हिंदू कॉलेज बना था बनारस में 1791 के अंदर में, ये भी आप लोगों को याद करवा दिया मैंने। देखिए फ्रेंड्स, एक प्रोसेस और होती है घेटोटाइजेशन। ठीक है, तो घेटोइजेशन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। घेटोइजेशन क्या होती है, मान लीजिए ठीक है कि आप जो है, ठीक है, आप जो है यहाँ पर मैं ये सोसाइटी, यहाँ पर मैं घर लेना चाहते हो। ठीक है, आप यहाँ घर लेना चाहते हो, आपको यहाँ पर मैं घर नहीं मिल रहा। आप जब जाते हो दुकान, आप एक शॉप खोलना चाहते हो और आप किसी एक जगह जाते हो, मालिक के पास में बोलते हो कि मुझे किराए पे दुकान चाहिए, वो आपको किराए पे दुकान नहीं देता। ठीक है, तो क्या है फ्रेंड्स यहाँ पर में कि अगर आप लोगों के साथ में हाशियाकरण हो रहा है, आप लोगों को रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, आइसोलेशन किया जा रहा है, अलग थलग किया जा रहा है, ठीक है, माइनॉरिटी ग्रुप्स को, तो इसको ये कहा जाता है, ठीक है, घेटोइजेशन। तो अलग थलग कर देना किसी को, बिल्कुल ही हाशियाकरण से भी बड़ा होता है ये। ठीक है, उनका घेटोइजेशन होता है, मतलब वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो मुसलमानों ने के इसी सामाजिक हाशियाकरण के कारण कुछ स्थितियों में वे जिन इलाकों में रहते हैं, ठीक है, पहले से रहते हैं, वहां से निकलने लगे हैं, जिसे अक्सर उनका घेटोइजेशन कहा जाता है। ठीक है, मतलब कि अब वहां पर में उनको घर नहीं मिल रहा, दुकान नहीं मिल रही, तो वो उस जगह को छोड़कर जा रहे हैं। तो अगर मार्जिनलाइजेशन होगा, अलग थलग किया जाएगा, तो वो उस जगह को छोड़कर चले जाएंगे, तो घेटोइजेशन कहा जाता है उसको। ठीक है, घेटोइजेशन। ठीक है, तो घेटोइजेशन होता है जहां पर मैं पहले से रहते आए हैं, वहां से छोड़कर चले जाना घेटोइजेशन की प्रक्रिया कहलाता है। घेटोइजेशन, ठीक है, घेटोइजेशन। तो ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है घेटोइजेशन। घेटोइजेशन क्या है? सोशल मार्जिनलाइजेशन के कारण कोई एक समूह अगर से अपने जगह से, जहां वो रहते हैं वहां से माइग्रेट हो जाए और दूसरे जगह पे चले जाए, तो उसको घेटोइजेशन कहा जाएगा। ठीक है, घेटोइजेशन। सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट है फ्रेंड्स, वो किसके लिए बनाई गई थी? सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट है आप लोगों की, ये बनाई गई थी, ठीक है, मतलब मुस्लिम्स के लिए सच्चर कमेटी। आंसर आपका 4 हो जाएगा। इसके अलावा हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है, प्लीज इसको देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ध्यान से देखना आप लोग। हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति मर जाता है, जैसे मान लीजिए ये राजू है, ठीक है, ये राजू मर गया, ठीक है, बेचारा पता नहीं कितने बार मरा, तो इसकी जो पत्नी होंगी, ठीक है, पत्नी पत्नी जो वाइफ है उसकी, उसको हिस्सा मिलेगा। ठीक है, उसके जो सन्स है, जो बेटे हैं, ठीक है, उसको हिस्सा मिलेगा। और अब बेटियों को भी मिलेगा, जो डॉटर्स है उनको भी, पहले डॉटर्स को हिस्सा नहीं मिलता था। ठीक है, तो अब क्या होगा कि डॉटर लोगों को भी, जो बेटियां हैं उनको भी हिस्सा मिलेगा। पहले क्या होता था, केवल बेटों में बंटता था। अब पत्नी या पत्नियां, देखो अगर मान लो कि राजू जो है वो हमारा, ठीक है, मस्त पैकी एक नंबर जो है वो पैसे कमाता था। ठीक है, उसने पहली पत्नी से परमिशन ले ली और 2 पत्नियां हो गई अभी उसकी, और उसको पहली पत्नी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि भाई कर ले करके, अगर पहली पत्नी कंप्लेंट ना करे तो कोर्ट भी कुछ नहीं करता। ठीक है, तो मान लो अगर उसकी एक से ज्यादा पत्नियां भी है अगर, तो पत्नी या पत्नियां, उनमें बराबर पैसे बटेंगे। ठीक है, बच्चों में बटेंगे, लड़कों में और लड़कियों में भी। ठीक है, तो मदर मतलब पर्सन की वाइफ, उसके बच्चे और उनकी उनके बच्चे मतलब बेटे और बेटियां, सब में पैसे बटेंगे बराबर बराबर, या उसकी संपत्ति बटेंगी, जमीन बटेंगी, तो इक्वल शेयर बटेगा उसके एग्रीकल्चरल लैंड का या उसकी प्रॉपर्टी का। ये है हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ओके, तो देखिए, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार क्या सत्य है? तो अगर कोई व्यक्ति मर जाता है, ठीक है, तो संपत्ति, ठीक है, बट लड़कों में, ठीक है, लड़कियों में और उनकी मदर्स में, मतलब अगर उसकी एक से ज्यादा पत्नियां थी तो उनमें, ठीक है, एक बटेंगी, प्रॉपरली बटेंगी, तो 3 इसका आंसर होगा। पुत्रों में, पुत्रियों में और उनकी माताओं में बराबर से बटेंगी हिस्सेदारी। ओके, तो ये आप लोगों का जो है फ्रेंड्स हिंदू
सक्सेशन जो है अधिनियम 2005 आप लोगों का हो गया। इस पर एक और क्वेश्चन आया था, अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? ये आंसर तो आप लोग कर सकते हो यार, बताओ। और एक बार सेशन को जो है फ्रेंड्स लाइक भी करते रहिए, जितने भी लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, जो बच्चे ऐप पर देख रहे हैं वो लोग आंसर कर ही रहे हैं, और मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर मैं कंटिन्यूअसली आप लोगों के सही आंसर आ रहे हैं, मतलब आपकी अच्छी खासी पढ़ाई हो चुकी है ऐप पे, ठीक है। और यूट्यूब पे भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं वो जल्दी जल्दी से रिविजन जरूर कर ले, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वाइफ, ठीक है, वाइफ या वाइफ जो भी है, सन या डॉटर, ठीक है, जो भी है आपका उनके अंदर में बटेगा, लड़की उसके वाइफ या वाइफ्स, पत्नी या पत्नियां, पुत्र पुत्रों या पुत्री पुत्रियों के बीच में बराबर से बटेगा, तो 3 इसका भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मिनिमम वेज एक्ट, अब ये भी एक कंसेप्ट है, इसको भी समझ लो, फिर मैं आप लोगों की टेस्ट लूंगा अभी। मान लीजिए फ्रेंड्स कि आप जो है वो काम करते हो, ठीक है, अब आप काम पे जा रहे हो और आपको जो है वो केवल जो है मान लीजिए कि एक सैलरी मिलती है फॉर एग्जांपल 4,000 रुपए महीना, 4,000 रुपए महीना आपकी सैलरी है केवल, तो इससे आपका गुजारा कैसे होगा? तो सरकार ने बोला कि मिनिमम वेज एक्ट होना चाहिए, कम से कम इतनी सैलरी होनी ही चाहिए, ये सरकार का कहना था। तो एक एक्ट लाया गया, मिनिमम वेज एक्ट। सरकार अलग अलग समय पे इसकी समीक्षा करती है और डिसाइड करती है कि कितनी सैलरी दी जाएगी, ठीक है, कितनी मिनिमम सैलरी होनी चाहिए। तो कोई भी वर्कर जो है इस मिनिमम सैलरी से कम उसको पैसे नहीं मिलने चाहिए, मिनिमम से, इस मिनिमम से, ये मिनिमम वेज एक्ट है। तो इन अदर वर्ड्स हम ये बोल सकते हैं कि यह कानून ये कहता है कि मजदूरी एक विशिष्ट न्यूनतम से कम पर नहीं करवानी चाहिए किसी से भी, ठीक है, एक मिनिमम वेज होगा जिससे कम पर काम नहीं करवाया जाएगा। तो मिनिमम वेजेस जो है वो रिवाइज किया जाता है हमेशा ऊपर की तरफ में, हर कुछ साल में इसको बढ़ाया जाता है, ठीक है, ताकि जो है जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है वैसे वैसे वो अपने हिसाब को ढाल सके। तो लो और मिनिमम वेज इज मीन टू प्रोटेक्ट वर्कर्स फ्रॉम बीइंग एक्सप्लॉइटेड, एक्सप्लॉइट ना किया जाए, उनका शोषण ना किया जाए, बस 4,000 रुपए दे दिए, जैसे सरकारी स्कूलों में होता है आप लोगों आपका प्राइवेट स्कूल्स में होता है आप लोगों के साथ में, एकदम कम से कम क्या आपको दिया जाता है, 10,000 11,000 रुपए दिया जाता है, उसमें महीना महीना भर काम कराते, मेहनत कर लो अच्छे से, बिल्कुल। कीर्ति गुप्ता गुप्ता जी बोल रहे हैं यहाँ पर मैं किस प्राइवेट स्कूल के अंदर में होता है, मैं वही कह रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है। लेकिन मिनिमम वेजेस एक्ट ये कहता है कि इस मिनिमम से कम में तो आपको काम नहीं करवाना है, ठीक है। तो न्यूनतम वेतन अधिनियम क्या कहता है? यह निश्चित करता है कि वेतन एक निश्चित न्यूनतम से कम नहीं होना चाहिए, मतलब जो वेतन आपको मिल रहा है एक निश्चित न्यूनतम है, मतलब एक मिनिमम है, उससे कम ना हो। मान लो एक मिनिमम ये सेट कर दिया, अब उससे नीचे नहीं जाना चाहिए, इतने तक तो कम से कम मिलना ही चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, ये इसका कहना है, ठीक है। ओके, समझ गए आप लोग? तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो नाउ लेट्स चेक वेदर आप लोगों को ये सारे के सारे कंसेप्ट याद है कि नहीं। रेडी है सब लोग? जल्दी से हाथ ऊपर करके बता देंगे सभी। जी, अर्पिता घोषाल जी भी बता रहे हैं यहाँ पर मैं ऐप के ऊपर में कि सर मेरे स्कूल में भी सर ओनली 4 के एंड 5,000 ही दिए जाते हैं। देखिए इसी वजह से कह रहा हूँ मेहनत कर लो यहाँ पर में। सामिया खान भी बता रहे हैं यहाँ पर में ऐसे ही होता है, काफी सारे बच्चे ये बता रहे हैं, ठीक है। हर्षवर्धन, हरीश, क्या नाम है आपका, ऊपर चला गया है ऐप पर, ठीक है, हरीश श्रीवास्तव जी भी बता रहे हैं जी, ठीक है। काफी सारे लोग बोल रहे हैं उनकी 5,000 ही सैलरी है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो तैयार है आप सभी लोग? अब फटफट फटफट जल्दी से आंसर करेंगे आप सभी लोग, जल्दी जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा आप लोगों का, ठीक है। निम्नलिखित में से किस समुदाय के सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक स्तर की जांच के लिए न्यायाधीश सच्चर कमेटी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी, ठीक है। 5 सेकंड बचे बस, 4, 3, 2, 1, ठीक है। तो आंसर आप लोगों को हो जाएगा फ्रेंड्स, मुस्लिम्स के लिए बनाई गई थी, 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, आगे में भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। सच्चर कमेटी मुस्लिम्स के हाशियाकरण या उनकी जो सामाजिक आर्थिक आर्थिक सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति की जांच के लिए, किस किस के लिए? सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक, ये 3 लिखो सभी लोग। यहाँ पर में कौन कौन सी चीज जांचने? सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल स्टेटस को जानने के लिए बनाई गई थी, 3 चीजों की जांच करने के लिए बनाई गई थी, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति की जांच के लिए। सी के जानू कौन थे? बताइए जल्दी से, सी के जानू। ओके, सी के जानू कौन थे? एक प्रतिष्ठित आदिवासी कार्यकर्ता, पर्यावरणविद, पटकथा लेखक, मानव विज्ञानी। अभी आपको पढ़ाया है सी के जानू के बारे में, जल्दी से बताइए। और फिर से आपको एक बार मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी बच्चे जॉब चाहते हैं, वो चाहते हैं कि यार उनकी सरकारी जॉब लग जाए, टीचिंग परीक्षा के प्रीमियम कंटेंट के साथ में जुड़कर एक सही डिसीजन आप लोगों को बहुत आगे पहुंचा सकता है, ठीक है, आप लोगों का सपना पूरा कर सकता है, ठीक है।
जिसको कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए फ्रेंड्स, तो नीचे में नंबर चल रहा है आप लोगों का, या जो बच्चे ऐप पर है उन लोगों को पता ही है, ठीक है। ऐप के ऊपर में सारी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। तो सीके जानू एक प्रतिष्ठित आदिवासी एक्टिविस्ट थे। ओके, नाउ फ्रेंड्स, न्यूनतम वेतन अधिनियम क्या है, ये भी बता दीजिए जल्दी जल्दी से सभी लोग। ठीक है, जितने भी लोग चाहते हैं, हाँ जी, जो हाथ ऊपर कर रहे हैं, जो लोग भी चाह रहे हैं, वो नीचे में नंबर चल रहा है आपका, उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी ऐप वाले बच्चे उन लोगों को बताइए कैसे करना है। इसका आंसर करिए सभी लोग जल्दी जल्दी से। न्यूनतम वेतन अधिनियम। और पढ़कर करना है, ऐसा नहीं कि आंसर पता है इसलिए आंसर लगा दिया आप लोगों ने पढ़ के करना है। सच में कि आंसर क्या है आपका, आपके हिसाब से क्या आंसर होगा, वो पढ़कर आंसर लगाना है आप लोगों ने। ठीक है जी। तो देखिए, स्पेसिफाइज दैट वेजेस शुड नॉट बिलो अ स्पेसिफिक मिनिमम, एक मिनिमम डिसाइड कर दिया गया है, उससे नीचे अब नहीं जाना चाहिए। ठीक है, उससे नीचे नहीं होना चाहिए, एक मिनिमम डिसाइड कर दिया है कि एक निश्चित न्यूनतम है, मिनिमम डिसाइड हो गया, अब इससे नीचे किसी का भी वेतन नहीं होना चाहिए। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, न्यूनतम वेतन अधिनियम। समय समय पर इसको ऊपर की तरफ में बढ़ाया जाता है, मतलब सैलरी पहले अगर मान लो न्यूनतम वेतन 10,000 था, तो अब 11,000 कर देंगे अगले साल, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, चलिए। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सत्य है? आंसर करिए जल्दी जल्दी से। बताइए, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वाला सत्य है? किसमें बटेंगी प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी किस किस में बटेंगी? प्रॉपर्टी जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है, पुत्रों पुत्रियों और उनकी माताओं, ठीक है, का पारिवारिक संपत्ति में बराबर से हिस्सा रहेगा। मतलब अगर उनकी एक से ज्यादा माता है, मतलब एक व्यक्ति की एक से ज्यादा माताएं तो नहीं हो सकती नेचुरल वाली, लेकिन एक्चुअली, ठीक है, वो तो हो सकती है ना, बड़ी मम्मी छोटी मम्मी, आपके पापा ने अगर 2 शादियां की तो। ठीक है, चलिए, तो आंसर आपका 3 हो जाएगा। एक और बार फिर से इस तरीके से क्वेश्चन आया था, अब इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप सभी लोग। ठीक है, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 मृतक पिता की संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, देखिए, कल वाली जो पीडीएफ थी वो आप लोगों तक पहुंचा दी गई है, आई होप आपको मिल गई होंगी। ऐप पर जितने भी बच्चे हाथ ऊपर करके बता दीजिए, आप लोगों को कल पीडीएफ मिल गई थी, डायरेक्टली आपके कोर्स में मैंने डलवा दिया था। जो बच्चे फ्री वाले उन लोगों को भी, कंटेंट वाले, ठीक है, जो पेड वाले बच्चे उनको तो डायरेक्ट नोटिफिकेशन आ गया होगा पीडीएफ का। जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको भी बता, ऐप में डाल दी गई थी फ्री कंटेंट के अंदर में, आप लोगों ने मिल गई होंगी आप लोगों को। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको जो है टीचिंग परीक्षा का जो आज वाली पीपीटी है वो पेड वाले बच्चों को तो मिल जाएंगी डायरेक्टली उनके इसमें ही। बाकी टीचिंग परीक्षा का जो टेलीग्राम ग्रुप है, टीचिंग परीक्षा टेलीग्राम ग्रुप, वहां पर में भी मिल जाएंगी। दानिश शेख टेलीग्राम ग्रुप है, वहां भी मिल जाएंगी, और ऐप पर भी मिल जाएंगी। दानिश शेख, DANISH ये ध्यान से लिखना है, SHEIKH। ठीक है, यहाँ भी मिल जाएंगी आप लोगों को, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वाइफ सन्स एंड डॉटर्स। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन अधिकार 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता देता है? जल्दी से, केवल 10 सेकंड के अंदर में इस क्वेश्चन को करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। और भी हमारे पास में पॉइंट्स है जिसको हम लोगों ने करना है। चलिए, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं उनको मिल गई है, अच्छी बात है। नाउ फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने कर दिया है। आंसर होगा शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, अनुसूचित जनजातियां। ठीक है, अच्छा चलो, मेरे को एक बात बता दो, जो है आपका एक चीज, संसद के अंदर में एससी और एसटी के लिए कितनी सीटें रिजर्व्ड है? एससी के लिए लोकसभा में, देखो लोकसभा में रिजर्वेशन होता है, राज्यसभा में रिजर्वेशन नहीं होता। लोकसभा के अंदर में एससी के लिए 84 सीट्स है, एसटी के लिए कितनी है बता सकते हो आप लोग? ठीक है, और टोटल कितना होगा? ठीक है, एससी के लिए 84 है, ठीक है, एससी के लिए, और एसटी के लिए कितनी है? ठीक है, तो आप लोगों का 47 हो जाएगा, और टोटल अगर आप लोगों से कभी मान लो पूछ लिया जाए तो 131 हो जाता है, ये भी याद रख लेंगे आप सभी लोग, टोटल इसका। ठीक है, चलिए, अब देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है। मैं चाहता हूं कि इसका आंसर आप लोग जो है करें। पहले आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि किसकी जोड़ी किसके साथ लगेगी। यहां पर मैं 4 क्वेश्चन और एक और एक्स्ट्रा 5 क्वेश्चन एक साथ है इस स्लाइड के अंदर में, 5 क्वेश्चन। अब आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, बट मैं दिखाऊंगा अभी आपको। पहले आप लोग क्या करिए, एक एक करके आंसर करिए इसका, कि किसकी जोड़ी किसके साथ लगेगी आपके हिसाब से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप बताइए। ठीक है, मैंने पूरा स्क्रीन आप लोगों के लिए खाली कर दिया, स्क्रीन के ऊपर में सिर्फ आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है पूरा का पूरा, मैं हट गया उस स्क्रीन से। ठीक है,
बताइए ट्रोपोस्फियर की जोड़ी या शोभ मंडल की जोड़ी किसके साथ लगेंगी? स्ट्रेटोस्फियर समताप मंडल की जोड़ी, मेसोस्फियर थर्मोस्फियर की जोड़ी किसके साथ लगेंगी? एक एक करके बताते जाइए एक ही जोड़ी किसके साथ लगेंगी। तो चलिए मेरे साथ साथ में आप लोग कोशिश करिए, ठीक है, मैं भी आप लोगों की मदद करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं ट्रोपोस्फियर की, ठीक है। ट्रोपोस्फियर ट्रोपोस्फियर जो है फ्रेंड्स आप लोगों का ये सबसे पहली वाली लेयर है ट्रोपोस्फियर, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। ट्रोपोस्फियर सबसे पहली लेयर, ठीक है, जिसको आप लोग हिंदी में शोभ मंडल कहते हो, ठीक है, शोभ मंडल कहते हो। और जो शोभ मंडल होती है ना, ये सबसे पहली लेयर है और इसी में सारी मौसम संबंधित सारी घटनाएं हो जाती है, ठीक है। मौसम की सभी घटनाएं यहीं पे घटित हो जाती है। ये आपने लगा दिया एक ही जोड़ी 4 के साथ, जितने भी लोगों ने लगा दिया है कांग्रेचुलेशन। दूसरा जो है फ्रेंड्स समताप मंडल, ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है, समताप मंडल। समताप मंडल वह दूसरे नंबर की लेयर है जिसके अंदर में आपको ओजोन गैस मिलेंगी और एरोप्लेन उड़ाने के लिए सबसे अच्छी परत ये मानी जाती है। सेकंड नंबर की लेयर है ये। थर्ड नंबर पे आती है आप लोगों की मध्य मंडल, मेसोस्फियर। इसमें क्या होता है आपका, जितने भी अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड है वो इसी परत में आकर जलते हैं, ठीक है, इसी परत में आकर जलते हैं आपके। ओके, तो अंतरिक्ष से जितने भी उल्कापिंड मीटियोरॉइड्स आते हैं ना वो इसी में जलते हैं और आप उनको टूटता हुआ तारा समझ लेते हो, तो टूटते हुए तारे मध्य मंडल में ही जलते हैं। ये तीसरे नंबर की थर्ड नंबर की लेयर है, ठीक है। और फिर आया है आपकी चौथे नंबर की लेयर थर्मोस्फियर, बाह्य वायुमंडल, ठीक है। इसको ताप मंडल भी कहा जाता है, ताप ताप मंडल भी इसको कहते हैं आप लोग, ताप मंडल, ठीक है, ताप मंडल भी कहा जाता है इसको। तो ताप मंडल जो है आप लोगों का, इसके अंदर में एक लेयर है, जैसे ये चौथे नंबर की लेयर है मान लीजिए इस तरीके से, ठीक है, ये लेयर है। तो उसके बीच में एक लेयर और होती है, आयनोस्फियर नाम होता है उसका, ऐसे बीच में एक लेयर है आयनोस्फियर। तो आयन मंडल इसी परत का भाग है, ताप मंडल का, चौथे नंबर की लेयर का, जिससे रेडियो वेव्स परावर्तित होती है। आई होप आप लोगों ने जो है फ्रेंड्स इसको अब आप लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है, आप लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा आंसर क्या है, ठीक है। अब मैं आपको पांचवा क्वेश्चन दे रहा हूं, लीजिए, आप लोगों के सामने ऑप्शन आ गया, अब बताइए क्या आंसर होगा। अब आपके सामने आ गया है, अब बताइए आंसर क्या होगा, ठीक है। अब बताओ आंसर क्या होगा। और ये लाइन से लगा हुआ है, सबसे पहले ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, फिर थर्ड नंबर पे मेसोस्फियर, चौथे नंबर पे थर्मोस्फियर या जिसको तापमंडल भी कहते हो आप लोग, और पांचवें नंबर पे एक्सोस्फियर आता है सबसे लास्ट में, जहां केवल हल्की गैसेस पाई जाती है आपकी, ठीक है, केवल हल्की वाली गैसेस, हाइड्रोजन हीलियम टाइप की। आंसर कर दिया है फ्रेंड्स आप लोगों ने, ठीक है। एक ही जोड़ी जो है आप लोगों की लगेगी, एक ही जोड़ी आपकी लगेंगी 4 के साथ में, सारी वेदर संबंधित जितनी भी सारी चीजें, मौसम सारी जो भी जितनी भी घटनाएं मौसम की, चाहे बादल का होना, बारिश होना, कोहरा होना, सारा ट्रोपोस्फियर में ही होता है, ठीक है, पहली वाली लेयर के अंदर में। दूसरा वाला जो है आप लोगों का स्ट्रेटोस्फियर, ओजोन की परत उसमें पाई जाती है, 3 आंसर होगा। मेसोस्फियर में आप लोगों का क्या होता है, मीटियोरॉइड्स बर्न होते हैं, ठीक है, मीटियोरॉइड जितने भी उल्कापिंड है वो जलते हैं। और थर्मोस्फियर में आयन मंडल पाया जाता है जो रेडियो वेव्स को परावर्तित करने में मदद करती है, रेडियो वेव्स को परावर्तित करने में, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने लेक्चर देखा है तो ये याद रखना, आप लोग कर पाओगे इसको, मुझे ऐसी उम्मीद है, ठीक है, ठीक है। एरोप्लेन उड़ाने के लिए सबसे अच्छी लेयर कौन सी है, एरोप्लेन उड़ाने के लिए, एरोप्लेन उड़ाने के लिए स्ट्रेटोस्फियर सबसे अच्छी परत होती है, ये भी याद रखेंगे आप लोग, स्ट्रेटोस्फियर समताप मंडल, ठीक है, ओके। वायुयान उड़ाने के लिए, वायुयान उड़ाने के लिए सबसे अच्छी परत है समताप मंडल आप लोगों की। और रेडियो वेव्स को परावर्तित कौन करता है, ये आयन मंडल या बाह्य वायुमंडल या तापमंडल, जो भी आप लोग बोलना चाहो इसको, ओके। तो ये देखिए आप लोगों का पूरा चारों पांचों लेयर्स जो है आप लोगों का लाइन से ये लगी हुई है। अगर आप लोगों से कभी मान लो सीक्वेंस पूछ लिया जाए तो सीक्वेंस भी आना चाहिए आप लोगों को, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, जो भी पूछ लिया जाए आप लोगों को आना चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि जो बादल है सारे के सारे बादल इसमें होते हैं, ये बादल इसमें बादल नहीं होते, बादल नहीं होते। इसी वजह से एरोप्लेन उड़ाने के लिए सबसे अच्छी परत कौन सी है, जल्दी से आप लोग आंसर करिए। एरोप्लेन उड़ाने के लिए, ठीक है, थैंक यू वेरी मच संगीता कुमारी जी, ठीक है। तो देखिए एरोप्लेन उड़ाने के लिए सबसे अच्छी परत कौन सी है आप लोगों की, वो है स्ट्रेटोस्फियर समताप मंडल। मैं आपको खुद एक एग्जांपल दिखाना चाहूंगा फ्रेंड्स, ये फोटो मैंने खुद ने ली है, ठीक है। ये एरोप्लेन से जब मैं एक बार जा रहा था तो मैंने फोटो ले ली थी आप लोगों के लिए कि आपको मैं कभी दिखा पाऊं कि देखिए सारे बादल जो है वो ऊपर से इस तरीके से बादल नीचे की तरफ में दिखते हैं, वो बादलों के ऊपर से उड़ाने की कोशिश करता है ताकि ज्यादा टर्बुलेंस ना हो, ठीक है। तो बादल नहीं होते स्ट्रेटोस्फियर में, तो वायुयान उड़ाने के लिए सबसे अच्छी परत यही मानी जाती है।
एरोप्लेन, तो ये मैंने खुद नहीं लिया था फोटो, ठीक है, विंडो से, तो आप लोगों को दिखा भी दिया मैंने, आप देख भी सकते हो, ठीक है। नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन और आप लोगों के लिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी एक बार देखिए आप लोग। अच्छा, वापस से एक एक्टिविटी करें, 4 क्वेश्चन लगातार, कितने लोग रेडी है? 4 क्वेश्चन लगातार, 4 क्वेश्चन और फिर उसकी टेस्ट, 4 क्वेश्चंस के लिए, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले किया। कितने लोग रेडी है बताइए, तो मैं फिर करता हूँ आपके लिए अरेंजमेंट, इंतजाम करते फिर आपके लिए। अगर आप रेडी हो तो फिर खेलते एक गेम, कौन बनेगा 4 क्वेश्चन का चैंपियन, ठीक है। चलो पहले आप लोग आंसर करो इसका, पहले आप लोग पढ़ो, फिर मैं एक एक करके क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, फिर आप लोगों से करेंगे। चलिए, यहाँ पर मैं सारे बच्चे ऐप के ऊपर में भी बोल रहे हैं रेडी है रेडी है, आप लोग तो बिल्कुल एकदम प्रो हो चुके हो अभी। बताओ, ठीक है। पश्चिमी घाट टूटे हुए और असमान है, पश्चिमी तटीय मैदान बहुत संकरे है, पश्चिमी घाट या सह्याद्री पश्चिम में प्रायद्वीपीय पठार की सीमा बनाते हैं, ठीक है, आप लोगों ने कर दिया। नेक्स्ट वाला ये क्वेश्चन को भी देख लीजिए आप लोग। अभी ये क्वेश्चन देखो, मैं आपको फिर से दिखाऊंगा, आप लोगों जब आप क्वेश्चन देखते हो फिर पढ़ते हो ना, और जब आंसर करते हो आप लोग, तो आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग ही लेवल का होता है। प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है, पढ़िए सारे पॉइंट्स को, फिर जब मैं फिर से क्वेश्चन दिखाऊंगा एक्सप्लेनेशन के बाद, आपको और आसान लगेगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक पूर्व में बहने वाली नदी नहीं है? देखिए नहीं है बोला है यहाँ पर मैं, हाँ, ये तीसरा क्वेश्चन आपका नहीं है। आंसर करिए आप लोग, फिर मैं आप लोगों को पूरा एक्सप्लेनेशन देने के बाद में फिर से दिखाऊंगा सारे क्वेश्चंस, फिर आप लोगों की टेस्ट लेंगे अपन। विंध्य और सातपुड़ा पर्वतमाला से होकर कौन सी नदी बहती है? विंध्य और सात सातपुड़ा पर्वतमाला से होकर बहती है, विंध्य और सातपुड़ा रेंजेस के बीच में से। एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये पॉइंट, इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अच्छा, पांचवा क्वेश्चन भी चलिए ले लीजिए आप लोगों का, कौन सा वाला गलत है? पूर्व की बहने वाली नदियां बंगाल की खाड़ी में बहती है, कोरल समुद्री पौधों के अवशेष है, प्रायद्वीपीय पठार कोयले और लौह अयस्क से समृद्ध है, उपरोक्त में से सभी। कौन सा वाला गलत है ये बताना है। ये पांचवा क्वेश्चन, तो चलिए 5 क्वेश्चन की टेस्ट हो जाएंगी आप लोगों की, 4 से भले 5। अब आ जाओ यहाँ पर में, अब कुछ तूफानी करते हैं, इसकी भैंस का अंडा। अब आ जाओ यहाँ पर में, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात, पेनिनसुलर प्लेटू के ऊपर में ये क्वेश्चन पूरा टिका हुआ है, ये आपका पेनिनसुलर प्लेटू है, प्रायद्वीपीय पठार। कौन से आकार का है ये? ट्राइंगुलर आकार का है भाई। कौन सा शेप बना? पेनिनसुला का। पेनिनसुला का मतलब होता है जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, प्रायद्वीप 1 2, और ये नीचे से भी 3 तरफ, तीसरा पानी से घिरा हुआ है, ठीक है, तो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। ये गंगा का जो मैदानी इलाका है, जो हमारा प्लेन है, नॉर्दर्न प्लेन जिसको बोलते हैं, उसके दक्षिण में है, ठीक है। मानते हो कि नहीं मानते हो आप? पेनिनसुला दक्षिण में है, नॉर्दर्न प्लेन के दक्षिण में है, ठीक है, ये मान लिया आप लोगों ने। ये हाईली अनइवन है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे मैदान है, ऐसा ऊबड़ खाबड़ है ये पूरा का पूरा, ठीक है, तो हाईली अनइवन है ये, मतलब बहुत काफी ऊंचा नीचा है, त्रिभुजाकार है, ऊंचा नीचा है। प्रायद्वीपीय पठार गंगा का जो मैदानी इलाका है या उत्तरी मैदानी इलाका है, उसके दक्षिण में मौजूद है, ठीक है। इस क्षेत्र में बहुत सारी पहाड़ियां और घाटियां पाई जाती है। अब आप देखिए, अराव ये आपका पूरा का पूरा जो है ना, ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार, ये मैदानी इलाके दक्षिण में है, बट इसके उत्तर और पश्चिम में अगर आप जाओगे, उत्तर पश्चिम में, नॉर्थ वेस्ट में कौन बनाता है? ये देखिए यहाँ पर में ब्लिंक होता हुआ दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, ब्लिंक करवा रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, पूरा सोच समझ के लाया आप लोगों के लिए कंटेंट। ब्लिंक होते हुए दिख रहा है आपको अरावली पर्वत, ये कौन से डायरेक्शन में हमारे, मतलब पेनिनसुला के, पेनिनसुलर प्लेट्यू के कौन से डायरेक्शन में है? उत्तर पश्चिम में, ठीक है। तो अरावली हिल्स, ठीक है, जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, और पूरे भारत की क्या, पूरे दुनिया की पर्वत श्रृंखलाओं में से, पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ये नॉर्थ वेस्ट साइड में है, उत्तर पश्चिम में है। तो अरावली जो है वो पेनिनसुलर प्लेट्यू के पर जो प्रायद्वीपीय पठार है भारत का, उसके कौन सी दिशा में है? जल्दी बताएंगे आप लोग, आप लोगों को लिखना है, आप लोगों को बताना है कौन सी डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये कौन सी डायरेक्शन में है? ठीक है, उत्तर पश्चिम डायरेक्शन के अंदर में, उत्तर पश्चिम, वेरी गुड, अरावली उत्तर पश्चिम डायरेक्शन के अंदर में है। विंध्या और सातपुड़ा इसकी इंपॉर्टेंट रेंज है, देखिए यहाँ पर में ये विंध्या रेंज है, ये सातपुड़ा है, ठीक है, विंध्या और सातपुड़ा। अब आगे में बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में,
इनमें से कई सारी नदियां बहती है, यहाँ से देखिए कई कई सारी नदियां इस पेनिनसुलर प्लेट्यू में से बहती है। यहाँ पर में है आपका अरावली पर्वत, ठीक है, यहाँ पर में गंगा का मैदानी इलाका, उत्तरी मैदानी इलाका बोलते हैं। इनमें से कई सारी नदियां बहती है। अब अगर देखोगे आप लोग तो आप देखिए एक नदी है नर्मदा नदी, ये पश्चिम की तरफ में बहने वाली नदी है नर्मदा। नर्मदा किधर साइड बहती है? पश्चिम में। तापी पश्चिम में, और कहां पर में जाकर मिलती है? अरब सागर में। देखो नर्मदा और तापी अरब सागर में जाकर मिल जाती है। वही मैं बात करूं आप लोगों से गोदावरी नदी, ठीक है, ये पूरब के तरफ में जाती है ईस्ट में और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कृष्णा नदी ईस्ट में जाती है, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में, महानदी बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। तो कुछ नदियां पश्चिम की तरफ में जाती है, कुछ पूरब के तरफ में। पश्चिम की तरफ में जाने वाली इंपॉर्टेंट दो नदियों के नाम आप लोग लिखिए, ठीक है। और ये नदियां विंध्या और सातपुड़ा में से होकर जाती है, विंध्या सातपुड़ा में से पश्चिम की तरफ में जाने वाली नदियां। मैं बताता हूं कैसे। देखिए यहां पर मैं थोड़ा सा हम लोग इसको जूम करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग इसको देख पाए। देखिए ये है आप लोगों की नर्मदा नदी, यहाँ पर मैं आप लोग देखिए ये नर्मदा नदी विंध्या और सातपुड़ा के बिल्कुल बीचों बीच में से जा रही है। विंध्या और सातपुड़ा के बीचों बीच में से नर्मदा नदी, ये देखिए सातपुड़ा के पास में से ये जा रही है ताप्ती नदी, तापी या ताप्ती नदी अरब सागर में जाकर मिलती है खंबात की खाड़ी में। तो ये दोनों नदियां विंध्या सातपुड़ा के पास में से जा रही है ना, पश्चिम की तरफ में बहने वाली नदियां। पश्चिम की तरफ में बहने वाली नदियां विंध्या रेंज, विंध्या पर्वत श्रृंखला और सातपुड़ा पर्वत श्रृंखला के पास से जाती है। ये समझ में आया क्या? ठीक है, चलिए गुड, ओके। इसके बाद में वेस्टर्न घाट जो है, वेस्टर्न घाट, ये यहाँ पर मैं आपका वेस्टर्न घाट आप देख रहे हो, ये है वेस्टर्न घाट। इसको पश्चिमी घाट बोला जाता है, ये पश्चिमी बॉर्डर बनाता है। और यहाँ पर में ईस्टर्न घाट जो ईस्टर्न बॉर्डर बनाता है हमारे पेनिनसुलर प्लेटू की। पेनिनसुलर प्लेटू में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि कोयला, आयरन ओर, ये सब पाया जाता है। बहुत धनी है ये, मिनरल्स के मामले में बहुत धनी है। तो पेनिनसुलर प्लेटू, प्रायद्वीपीय पठार, उसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, कोयला पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, बहुत सारे मिनरल्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, इस पूरे के पूरे पठार के अंदर में। इसकी पश्चिम में कौन सी बॉर्डर है? पश्चिमी घाट, जिसको सह्याद्री भी कहते हैं। तो वेस्टर्न घाट को ही क्या नाम कहा जाता है? जैसे आपका एक ओरिजिनल नाम होगा और आपका एक घर का नाम होगा, कितने लोग हैं जिनका एक ओरिजिनल नाम और एक घर का नाम है? ठीक है, वैसे ही वेस्टर्न घाट को हम सह्याद्री भी कहते हैं, ठीक है, ये पश्चिम की तरफ बॉर्डर है। ईस्टर्न घाट को कुछ नहीं कहते, ईस्टर्न घाट को पूर्वी घाट को पूर्वी घाट ही कहते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए ईस्ट की तरफ में बहने वाली नदियां कौन सी है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी में मिलती है, ठीक है। और ये देखिए सुंदरबन डेल्टा, आपका गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, वो भी बंगाल की खाड़ी में ही मिलता है आपका, और सबसे बड़ा डेल्टा है वो। देखिए अब देखो मैं बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने आपको क्या बताया कि ये जो पश्चिमी घाट है आपका, ठीक है, पश्चिमी घाट, ये पेनिनसुलर प्लेटू का कौन सी वाली बॉर्डर बनाता है? आप बताइए जल्दी से, कौन सा वाला बॉर्डर बनाता है? अरे पश्चिम में तो पश्चिमी घाट पश्चिम का बॉर्डर बनाएगा। ये कंटिन्यूअस है, आप देख रहे हो यहाँ पर में, आप देखिए पूरा कंटिन्यूअस है यहाँ से, है ना, ज्यादा टूटन नहीं है उसमें, ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस है। लेकिन वही मैं ईस्टर्न घाट की बात करूं तो देखो यहाँ से फिर टूटा, यहाँ से फिर टूटा, यहाँ से टूटा, फिर यहाँ से टूटा, फिर टूटा, तो ये कंटिन्यूअस नहीं है। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि जो पश्चिमी घाट है आप लोगों का, ठीक है, वो कंटिन्यूअस है, ठीक है, एक समान रूप से है विस्तारित। लेकिन पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ है। समझ में आया क्या? पश्चिमी घाट कंटिन्यूअस है, एक समान है, पूर्वी घाट टूटा हुआ है, ठीक है। आपका पूर्वी घाट टूटा हुआ है, पश्चिमी घाट एक समान है पूरा का पूरा, लगभग जो है वो कंटिन्यूअस है, विस्तारित है, एक समान विस्तारित है। पश्चिमी घाट जो है आप लोगों का, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, पश्चिमी घाट के वेस्ट में पश्चिमी कोस्टल प्लेन है। यहाँ पर मैं आप लोग देखोगे ये पश्चिमी घाट है, ये पूरे पहाड़ है। घाट का मतलब क्या है? पहाड़। उसके वेस्ट में, और ज्यादा वेस्ट में जाओगे आप तो यहाँ पर मैं आपको पश्चिमी क्या मिलेगा? मैदानी इलाका मिलेगा, कोस्टल प्लेन, मैदान, कोस्ट का प्लेन। गोवा में पता है ना, गोवा वाले बीच पे मीच के ठंडी ठंडी कुछ तो भी पी रहे थे आप लोग फोटो खींच के, है ना। चलिए, तो यहाँ पर में जो है आप लोगों का क्या है? पश्चिमी, जो घाट के और पश्चिम में आप जाओगे तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन मिलेगा, जो बहुत छोटा है, देखो बहुत छोटा है। वही अगर आप बात करोगे यहाँ पर में, ठीक है, इसकी आप लोगों के पूर्वी घाट की, ठीक है, पूर्वी घाट का देखिए आप लोग, पूर्वी घाट ज्यादा, इसका जो पूर्वी घाट का पूर्वी जो कोस्टल प्लेन है वो ज्यादा चौड़ा है,
ठीक है, ये समझ में आया क्या आपको? तो गोवा वाला बीच जो है वो छोटा है आपका, ठीक है, और इधर चेन्नई उन्नई वाला जो बीच वगैरह ये इधर वाले एरिया ज्यादा आपके, ठीक है, लंबे है, वो ज्यादा चौड़ाई है। तो पूर्वी घाट के पश्चिमी घाट के और पश्चिम में जाओगे तो पश्चिमी तटीय मैदानी इलाका मिलेगा आपको जो थोड़ा-सा नैरो है, ठीक है, पतला है। और पूर्वी घाट के पूरब में और जाओगे तो पूर्वी तटीय मैदानी इलाका आपको मिलेगा जो कि थोड़ा चौड़ा है। बस ये 2 बात आप लोगों को याद रखनी थी, ठीक है? अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन की तरफ में लेकर चलूँगा, बट उससे पहले मैं चाहूँगा कि आपका कल जो है फ्रेंड्स सीटेट का एग्ज़ाम एनालिसिस है, सबसे पहले सबसे सटीक आपका 12 बजे पेपर खत्म होगा, 10 मिनट के अंदर में जो है फ्रेंड्स आप लोगों को पेपर के आंसर्स मिलने स्टार्ट हो जाएँगे, ठीक है? पेपर के आंसर्स आपको मिलने आप लोग चेक कर सकते हो टीचिंग परीक्षा के ऊपर में। तो कल सेशन है आपका, जहाँ पर मैं आपको आपने कितने क्वेश्चन सही किए ये सारी चीज़ें आप लोगों को कल पता चल जाएँगी, ठीक है? चलिए। इसके अलावा पेपर 1 का शाम में आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है? तो शाम में भी आप लोग तैयार रहिए। जैसे ही आप लोगों का पेपर खत्म होता है, आपका एग्ज़ाम एनालिसिस हो जाएगा, यहाँ पर मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन्स के आंसर बता दिए जाएँगे। अब क्वेश्चन के आंसर करिए आप लोग। चलिए, बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे फ्रेंड्स, जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, जो लोग ऐप पर देख रहे हैं, वो लोग भी आंसर्स करते रहेंगे सभी लोग। चलिए, पुष्पा जी बोल रहे हैं उनका सेंटर रांची दिया हुआ है। टेस्ट जो है रितु जी मैं आपको वापस से डलवा दूंगा आपके ऐप पे, ऐप के ऊपर में आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज जैसी ये क्लास होती है वैसे डाल दे, ठीक है। पश्चिमी घाट टूटे हुए हैं और असमान है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वेरी नैरो। पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी तटीय मैदान बहुत संकरे है, नैरो है, छोटे है। पश्चिमी घाट या सह्याद्री जो है वो पेनिनसुलर प्लेटू का वेस्टर्न बॉर्डर है, पठार की पश्चिमी सीमा बनाते हैं। पश्चिमी घाट या प्रायद्वीपीय में, पश्चिम में प्रायद्वीपीय सीमा बना, ऑब्वियस सी बात है, वेस्टर्न घाट है तो पश्चिमी सीमा ही बनाएगा ना, उसका नाम में ही है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन नैरो है, ये भी बताया था आपको कि वेस्ट वाला जो है वो आपका जो छोटा है, थोड़ा सा है ना, ये छोटा है, छोटा 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 मतलब पतला है, और ये वाला थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा विस्तारित है, पूर्वी वाला। लेकिन वेस्टर्न घाट अनइवन है क्या, या इवन है, कंटिन्यूअस है? ये वाला आपका गलत है। अभी आप लोगों को सिखाया मैंने कि पश्चिमी घाट टूटा हुआ नहीं है, पूर्वी घाट टूटा हुआ है। अच्छा, पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री कहते हैं, ये याद हो गया आपको? पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट इज इक्वल टू सह्याद्री, लिख दो आप लोग। पश्चिमी घाट का ही एक नाम सह्याद्री भी है, पश्चिमी घाट को, पूर्वी घाट को नहीं, हाँ, पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो पहला वाला गलत है यहाँ पर में, दूसरा और तीसरा सही है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलो, नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर करिए आप लोग यहाँ पर में, और पूरा अच्छे से पढ़ के करो आप लोग आंसर, पढ़कर आंसर करो, ठीक है। 2978 लाइक्स हो चुके हैं, 22 लाइक्स यहाँ पर में, 2979 हो चुके हैं, 21 लाइक्स बचे अब यहाँ पर में आप लोगों के, ठीक है। 3000 कंप्लीट हो रहे हैं, तो जल्दी जल्दी से जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वो लोग लाइक भी करते रहेंगे। और एक बार फिर से जो है फ्रेंड, जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप लोग पेड वाले स्टूडेंट्स का एक बार थैंक यू जरूर कर दीजिए, जिन्होंने परमिशन दी कि सर यूट्यूब पे भी इसको लाइव कर दीजिए, क्योंकि वो उनकी अच्छाई है एक, कि वो चाहते तो मना भी कर देते, बट लेकिन उन्होंने देखिए एक आप लोगों के लिए दिखाया है, तो कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता, भाई भाई है, बहन बहन है आप लोग, ठीक है। तो एक थैंक यू तो यार उनके लिए भी बनता है, और मेरे तरफ से भी सभी पेड वाले बच्चों को थैंक यू। अभी मीन्स जी, जितना भी जो भी क्लासेस आपकी वो ऑनलाइन चलती है, ऑनलाइन आप टीचिंग परीक्षा के ऐप पर जो है आप पढ़ सकते हो। नीचे में आप लोगों को आपको एक नंबर चल रहा होगा, उस पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हो, जो भी प्रीमियम कोर्सेस है उनकी। तो देखिए फ्रेंड्स, पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में कौन सा वाला कथन गलत है? पहली बात तो ये है, ये रिच है मिनरल, कोल और आयरन से, बिल्कुल सही बात है, ये तो सही है, ठीक है। ये नॉर्थ प्लेन के उत्तरी मैदानी इलाके के दक्षिण में पड़ता है, सही बात है ना? आपको पता है ना, ये यहाँ पर मैं मैदानी इलाका है उसके दक्षिण में पड़ता है, ये भी बिल्कुल सही है। अरावली हिल्स इसके उत्तर पश्चिम साइड में है, ये भी बिल्कुल सही है। ये यहाँ पर मैं अरावली हिल्स है इसके उत्तर पश्चिम में, ये भी सही है। महानदी और कृष्णा, ठीक है, ये पश्चिम की तरफ नहीं बहती, ये ईस्ट पूरब की तरफ में बहती है, पूर्व की तरफ में बहने वाली नदियां है, तो ये गलत है आपका, ठीक है, ये याद रखना था आप लोगों ने। तो बी आंसर है इसका, क्यों आंसर है बी, ये भी याद रखिए आप सभी लोग, ओके। देखिए जितने भी बच्चे, मैं आप लोगों को ऐप पे जितने बच्चे, उन लोगों को बता दूं कि यूट्यूब पे सारे लोग आपको थैंक यू बोल रहे हैं, ठीक है, तो उनका अभिनंदन स्वीकार करें आप लोग, ठीक है। अगर किसी का भला होता है तो उसमें आप लोगों का भी एक, आपका भी एक पुण्य रहेगा उसके अंदर में, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से भी आप सभी को। चलिए, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 हो जाएगा।
तो कोयला और लौह अयस्क जैसे खनिज बहुत प्रचुर मात्रा में यहाँ पर में अवेलेबल है। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है महानदी और कृष्णा। महानदी और कृष्णा पूरब की तरफ में बहती है। उत्तरी मैदान के दक्षिण में स्थित है, ये बिल्कुल सही बात है। और उत्तर पश्चिम के अंदर में अरावली श्रृंखला, ये भी बता दिया मैंने आपको। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईस्ट फ्लोइंग रिवर? कौन सी वाली पूरब की तरफ में बहने वाली नदी नहीं है, ये बता दीजिए आप लोग। पूरब की तरफ में बहने वाली नदी नहीं है। जो भी नए बच्चे जुड़े हुए सेशन को लाइक एंड शेयर तो कर रहे ही करे, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए, आप लोगों का महानदी जो है वो ईस्ट की तरफ में जाती है, गोदावरी ईस्ट की तरफ में जाती है, कृष्णा ईस्ट की तरफ में जाती है, नर्मदा जो है फ्रेंड्स आप लोगों की वेस्ट की तरफ में जाती है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। विंध्य और सातपुड़ा पर्वतमाला से होकर कौन सी नदी बहती है? मतलब विंध्य और सातपुड़ा के बीच में से जाती है, बिल्कुल बता दीजिए जल्दी जल्दी से। जो भी लोग नए जुड़े हुए हैं सेशन को लाइक करने के साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहेंगे। इसकी पीडीएफ आपको देखिए, जो पेड वाले बच्चे उन लोगों को ऐप के अंदर में, तो आप लोगों को तो डायरेक्ट नोटिफिकेशन आ जाएगा, इस क्लास के नीचे ही मिल जाएंगे आप लोगों को 10 मिनट में। जो बच्चे हैं बाकी के बच्चे, उन लोगों को बता दूं कि आपको ऐप में फ्री वाला जो कंटेंट है उसमें मिल जाएंगी, और टीचिंग टेलीग्राम पे भी मिल जाएंगे आप सबको। जो भी बच्चे जहां से भी लेना चाहे वहां से ले सकते हो। ठीक है, चलिए। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों का यहाँ पर में? ताप्ती नदी जो है आप लोगों की विंध्या सातपुड़ा किस्से के पास से जाती है, क्योंकि देखो नर्मदा, नर्मदा नदी, ठीक है, नर्मदा और नीचे में ताप्ती, ये दो नदियां हैं आप लोगों की, जो याद रखना है आप लोगों ने, विंध्या और सातपुड़ा के पास से जाती है। ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच में से नर्मदा जाती है। नर्मदा ऑप्शन में नहीं था, इसी वजह से हम लोग ताप्ती को लगाएंगे, उनके पास से जाने वाली नदी। ठीक है, उनके पास से जाने वाली नदी नर्मदा और ताप्ती। तो आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी होगा, मोस्ट क्लोजेस्ट आंसर आपका, क्लोज। ओके, नाउ फ्रेंड्स अब इस क्वेश्चन को देखिए कौन सा वाला गलत है। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, एक्स्ट्रा एक पॉइंट ये समझाता हूँ आप लोगों को। बट उससे पहले मैं चाहूंगा कि मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन कर दूं पूरा का पूरा। ठीक है, देखिए ध्यान से समझना आप लोग। कोरल रीफ्स, कोरल आइलैंड, समुद्र के अंदर में, ठीक है, कई सारे जो है छोटे छोटे से मराइन एनिमल्स होते हैं, समुद्री जीव होते हैं, समुद्री जंतु, जिनको आप पॉलिप कहते हो। छोटे छोटे से होते हैं, एकदम छोटे छोटे से। ठीक है, मान लो ये एक पॉलिप था, मर गया। ठीक है, ये जमा हो गया, उसके ऊपर में दूसरा पॉलिप आया। ठीक है, वो भी उसके ऊपर आके जमा हो गया, मर गया। उसके ऊपर में एक और आके पॉलिप, पॉलिप मतलब मराइन एनिमल है, छोटे छोटे से जंतु होते हैं, बस छोटे छोटे से। उनमें बहुत ज्यादा कैल्शियम और सारी चीजें होती है। तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक जमते जा रहे हैं, ये देखिए। अब ये लाखों करोड़ों सालों तक यही प्रक्रिया चलती रहेगी तो क्या होगा बताइए आप लोग। अगर ये लाखों करोड़ों सालों तक यही प्रक्रिया चलती रही तो क्या होगा? यहाँ पर मैं पूरा का पूरा एक आइलैंड बन जाएगा, समुद्र की सतह से स्टार्ट हुआ ऊपर तक, समुद्र के ऊपर में यहाँ पर मैं आपको इस तरीके से दिखने लगेगा पूरा। ठीक है, यहाँ पर में, और मैं आपको बताऊं अंडमान निकोबार, ठीक है, लक्षद्वीप और कई सारे जो है आइलैंड्स जो बने हैं वो कोरल इसी तरीके से बने हैं। मतलब कि आप अगर अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप अगर आप हनीमून मनाने जा रहे हो, ठीक है, तो समझ जाना वो जमीन से ज्यादा वो मराइन जो एनिमल है, पॉलिप्स एनिमल है, पहली बात तो ये याद रखेंगे, पौधा नहीं है वो, एनिमल है। पॉलिप्स नाम का जो जंतु है, उसकी कबर, उसके उस कबर या उसके जो है शव के ऊपर में खड़े हो आप लोग, उसके बहुत सारे हजारों लाखों सालों तक ऐसे ही चलता रहा। ठीक है, ये इस तरीके से। तो पॉलिप्स नाम के जो मराइन एनिमल है, उनके स्केलेटन, उनकी अस्थियां है, ये कंकाल है उनके, हजारों लाखों करोड़ों सालों तक ऐसा होता रहा। ठीक है, और अंडमान निकोबार लक्षद्वीप वगैरह ये सब बने आप लोगों के द्वीप, छोटे छोटे से काफी ऊंचे होते जाते हैं, और ये एक एक समय ऐसा आता है जब प्रवाल द्वीप का रूप ले लेते हैं, कोरल आइलैंड का रूप ले लेते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोगों ने। तो पॉलिप एनिमल है, पौधे नहीं है, पॉलिप्स छोटे छोटे से कोरल आइलैंड्स। ठीक है, कोरल एनिमल है, पॉलिप्स बोलते हैं उनको। ठीक है, जब वो मर जाते हैं तो उनके स्केलेटन एक दूसरे के ऊपर में इस तरीके से जमते जाते हैं, जैसे मैंने अभी आपको ये रिप्रेजेंटेशन करके दिखाया मैंने आपको। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर जिसने कर डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला। जो बच्चे टीचिंग परीक्षा के साथ में पूछ रहे हैं कैसे जुड़ना है, कैसे कोर्स ले सकते हैं, मैं आपको बता दूं कि टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, या फिर जो नंबर है आप लोगों का नीचे में चल रहा है आप लोगों का, ठीक है, 7611101101, 7611101101 या 9697884444, इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिए, टीम आपकी पूरी मदद कर देंगी। कॉल कर दीजिए,
अगर कॉल नहीं लगता है तो व्हाट्सएप करके रख दीजिए, टीम आपकी मदद कर देगी। ऐप पर वैसे चले जाओगे तो ऐप पर बहुत आसान है, ऐप पर तो आसानी से मिल जाता है। ठीक है, चलिए तो आंसर आप लोग लगा दिए होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर जो है वो बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है, बिल्कुल सही बात है। पेनिनसुलर प्लेटू जो है कोल और आयरन ओर में रिच है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, क्या कोरल सार रिमेन्स ऑफ प्लांट है? आप बताइए, क्या वो समुद्री पौधे हैं, पॉलिप्स? नहीं, पौधे नहीं है, वो जंतु है। ठीक है, जंतु है, समुद्री जंतु है वो, तो ये गलत हो जाएगा आपका। तो गलत वाला ही तो पूछा है, तो गलत वाला पूछा है तो आंसर हो जाएगा ये एनिमल्स है, प्लांट्स नहीं है वो। एनिमल्स है, एनिमल्स, पॉलिप्स बोलते हैं उनको। ठीक है, तो ये याद रखना था आप लोगों ने। ठीक है, समझ आया आप लोगों को? मजा आ गया पढ़ के? ठीक है, हम्म, मजा आया आप लोगों को पढ़कर अच्छे से? ये सारी चीजें, जितनी भी चीजें पढ़ाई, इसकी मैं पीडीएफ आप लोगों को, जो ऐप पर बच्चे देख रहे हैं उन लोगों को तो डायरेक्टली मिल जाएगा, उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि एकदम सही तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में मिल जाती है सारी चीजें। जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं उन लोगों को टेलीग्राम वगैरह के ऊपर में या टीचिंग परीक्षा के ऐप पर फ्री वाले कंटेंट के अंदर में भी थोड़ी देर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, बहुत मजा आया। देखिए, डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो टॉप करता है ना उसको भी एक दिन पहले डर लगता है, और डर लगना जरूरी है, क्योंकि डर लगने से क्या होता है कि आप लोग थोड़ा सा मेहनत करते हो। बट अगर आप ज्यादा जरूरत से ज्यादा डरोगे तो आपकी एफिशिएंसी कम होगी। क्या आप लोगों ने कभी ये देखा है कि जब हम डरते हैं, डर डर के कोई काम करते हैं, तो हम जितना अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं उतना अच्छा नहीं कर पाते? कर सकते हैं जितना, जितनी एबिलिटी है। तो डरना नहीं है, गहरी सांस लो, मेडिटेशन करो। ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स करो अपने आप को, बताओ कि देखो जो होगा अच्छा होगा, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। आप लोगों की जो जो हो रहा है ना वो अच्छे के लिए होना है आप लोगों के। ठीक है, तो ये सोचकर अगर आप जाओगे और अपना 100% दोगे कि भाई मुझे मेरा बेस्ट देना है, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। ठीक है, जो होगा वो देखा जाएगा, ये अप्रोच के साथ में जाइए आप लोग। ठीक है, जो होगा वो देखा जाएगा, ऐसे अप्रोच के साथ में जाइए, आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, ये मेरी गारंटी है। एक जो है ना भाई के नाते, बड़े भाई के नाते आप लोगों को बता रहा हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, चलिए सभी लोगों के साथ में मेरा आशीर्वाद है, हर किसी के साथ में जितने भी बच्चे हैं। ठीक है, उन सभी के साथ में उन सभी को आशीर्वाद अच्छे से दीजिए। आगे बढ़िए, अपने खुद के सपने, अपने परिवार के सपने, और सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, हमारी दुनिया के लिए, मानव सभ्यता के लिए, और हम जितने लोग हैं, जो जीवन है उसके लिए कुछ अच्छा करना है आप लोगों ने। आपसे पढ़कर जो है हजारों लाखों करोड़ों बच्चे जो है वो पढ़ेंगे और देश दुनिया की तरक्की के अंदर में अपना अपना योगदान देंगे। तो अच्छे से जाइए, अपना बेहतर दीजिए, बाकी जो होगा देख लेंगे। ठीक है, टेंशन की बात नहीं है। चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। और सुबह नींद अच्छे से लेनी है, नींद अच्छे से लोगे तो आप लोगों को जो है फ्रेंड्स, ठीक है, नींद अच्छे से लोगे आप लोग तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे से आप लोग जो है वो कर पाओगे। अच्छा, एक और चीज है आप लोगों की फ्रेंड्स, ये सेशन के बाद में एक और सेशन आप लोगों का है। जितने भी लोग चाह रहे थे इमिग्रेशन एमिग्रेशन वाला आप लोगों को, ठीक है, माइग्रेशन वाला टॉपिक पढ़ना है, 8 मिनट का है बस माइग्रेशन। ठीक है, माइग्रेशन, उसमें मैं शिफ्ट कर रहा हूँ आप लोगों को, जल्दी से जाके माइग्रेशन वाला टॉपिक देख लीजिए अभी के अभी। केवल 8 मिनट है, 8 मिनट का सेशन अभी के अभी। टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल पर सभी लोग चले जाइए, परीक्षा के यूट्यूब चैनल पर अभी के अभी सेशन जल्दी से सभी के सभी लोग, ठीक है, अभी के अभी देख लीजिए। केवल 8 मिनट का है, उसकी पीडीएफ भी आप लोगों को मैं साथ में ही दे दूंगा, इसी पीडीएफ के आगे में लगाकर, सभी के सभी लोग। ठीक है, माइग्रेशन इमिग्रेशन एमिग्रेशन वाला टॉपिक अभी के अभी जाओ और अभी के अभी देखो उसको जाकर, क्योंकि केवल 8 मिनट का टॉपिक है, आप लोगों के लिए है, सभी के सभी लोग एक साथ। और सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे फ्रेंड्स, ये मैं ऐसी उम्मीद करता हूं आप लोगों से। अगर आपके लिए इतनी मेहनत की है, आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया, और आप लोगों के एक एक चीज के बारे में सोच रहे हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग भी इस चीज के बारे में जरूर सोचोगे। ठीक है, चलिए अभी जाइए और उस सेशन को देखिए आप सभी लोग पहले। ठीक है, एसएससी लिखकर आया, उसमें कोई दिक्कत नहीं, सभी के इसमें लिखकर आया हुआ है। ठीक है, डोंट वरी, एसएसटी की जगह एसएससी लिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, दानिश शेख नाम से आप सर्च कर लोगे टेलीग्राम के ऊपर में तो वो मिल जाएगा आपको। चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। उस सेशन के ऊपर में आप लोग चले जाइए, मैं देखता हूँ कितने लोग वहां पर में आंसर्स करते हैं। ठीक है, बहुत मजेदार है, केवल 8 मिनट का सेशन है, देख लीजिए उसको। एक क्वेश्चन भी आ गया ना, आप आगे बढ़ जाओगे हजारों लाखों लोगों से। ठीक है, बाय, थैंक यू।